वंश वीमैक इन्वेस्टर। तो आज की जो मेरी थीम है क्वाइट क्लियर है, इक्विटी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। सेकंड थीम है फाइनेंशियल प्लानिंग। दो थोड़े से सब्जेक्ट थोड़े बहुत अलग है, लेकिन बाद में दोनों ही चीजों में आपका इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट है, और प्रॉफिट बेस आपके लाइफ में एक्सपेंडिचर और हैप्पीनेस आने वाला है। तो पहला कंसेप्ट क्या है हमारा, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, कि शेयर बाजार में पैसे कैसे लगाए नहीं कमाए जाते हैं। ओके, लगाते तो सब कुछ है, कमाए कैसे जा सकते हैं। दो पार्ट है, रेगुलर एंड बिग। एवरीडे पैसे कमाना, एवरी मंथ, एवरी ईयर पैसे कमाना, थोड़ा ज्यादा कि जिससे पैसे नहीं चीजें आ जाए। अब दो प्रकार की चीजें शेयर मार्केट में सुनने में रहती है, शेयर का ट्रेडिंग करो, इंट्राडे, सेम डे बाय सेल, फ्यूचर ऑप्शन के साथ ट्रेडिंग करो। और इक्विटी इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कि आप एक पोर्टफोलियो बनाओ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का एक अप्रोच रखो, म्यूचुअल फंड का रास्ता है आईपीओ। एग्जैक्टली सब कुछ करना चाहिए, लेकिन जो लोग बिगिनर है और जिन लोगों ने ढेर सारा पैसा शेयर मार्केट से कमा के जिंदगी में उतारा नहीं है, उन लोगों के लिए कहना मेरा उत्तरदायित्व लगता है मुझे, क्योंकि इतने साल मार्केट में रह के मैंने भी अच्छे बुरे अनुभव लिए ही होंगे। तो होप सो, इसलिए बिगिनिंग में ही मैंने पॉइंट रखा है। हम जो ट्रेडिंग करते हैं ना, उस ट्रेडिंग में रिटर्न है, रिस्क है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, बट ट्रेडिंग के जो प्रॉफिट्स है ना, वो मैं सीधी भाषा में बोलूँ ना, घर खर्चा चला सकते हैं। दूसरी भाषा में घर खरीद के नहीं दे सकते, और वो भी कम वक्त में। बहुत सारे खर्चे होते, तो मैंने सिर्फ कहावतों में बोलना चालू किया है कि घर खर्चा चला सकते, घर नहीं लेके दे सकते आपको। होप्सो कि यहाँ की सारी क्राउड पुणे और मुंबई की ही होंगी मैक्सिमम, और महाराष्ट्र के अंदर ये दो सिटी टॉप पे है, और पुणे तो रहने के लिए दुनिया में टॉप पे है भारत में, और मुंबई तो कमाने के लिए देश में टॉप पे है। तो आप जब भारत में पुणे में अगर एक घर लेंगे, कोथरूड में 40, कोथरूड नहीं, कोंडवा में 40-50 लाख का आता है, कोथरूड में 1.5 करोड़ के करीब जाता है। मैं जहाँ बैच ले रहा हूँ वो टेक्टन जिमखाना है, वहाँ 2 से 3 करोड़ लगते हैं। मैंने क्लास चालू किया मुंबई में, दादर में, वहां ऐसे देखा कि पुणे का टॉप है, मुंबई का बॉटम रहता है। कई साल पहले समझ में आ गया। तो वहां तो 3-5 करोड़ लगते हैं मुंबई में। तो इतनी अमाउंट, 1 करोड़, 3 करोड़, किसी व्यक्ति ने शेयर मार्केट में इंट्राडे करके कमाना 1 महीने में, 6 महीने में, पॉसिबल है क्या? और यदि पॉसिबल होते तो यूट्यूब में ऐसे वीडियो की लाइन लगती, और फिर करने वाले लोगों की और बिल्डर में इस तरह से फ्लैट खरीदने वाले लोगों की लाइन लगती। तो दोस्तों, ट्रेडिंग के प्रॉफिट से आप मंथली 10-20 हजार कमा सकते हैं, 50 हजार कमा सकते हैं। इससे आपका लाइट का बिल, हाँ, खाने पीने का खर्चा, कपड़े का खर्चा, यही जिंदगी में पूरा होगा। आपके लाइफ के जो बड़े खर्चे हैं, घर खरीदना लाखों का, रिटायरमेंट कॉर्पस में भी 3-5-10 करोड़ लगती है, आगे मैं कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा। हायर एजुकेशन जो हम करते हैं, तो उसकी कॉस्ट भी 30 लाख से 1 करोड़ होती है। आप ये मत समझना कि कौन सीखता है, ऐसा कोई सीखा नहीं होता। तो यूक्रेन से 22 हजार स्टूडेंट को यहाँ लाने की बारी विश्व में भारत को नहीं आती, तो भारत की लोग सीखते हैं ना अब्रॉड जाके। अब यूक्रेन में क्यों सीखते हैं, उसका अलग गणित है। इज इट क्लियर? तात्पर्य, ट्रेडिंग हमारे जिंदगी में पैसे लाएगा, लेकिन बहुत थोड़े। और शेयर का अगर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाएंगे स्मार्टली, आज छोटी छोटी शुरुआत, आगे उसको एक्सप्लोर करेंगे, तो उसके आगे आपके पास 3-5 साल में इतना बेहतरीन रिटर्न आएगा कि आपके अनेक लाइफ गोल, जो आपको लगता है कि 10-20 साल के बाद पूरे होंगे, या लगता है पूरे भी नहीं होंगे, वो शेयर मार्केट के हाइयर रिटर्न से पूरे होते हैं। बस उस और आपकी दृष्टि और समझ चाहिए। फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न का कोई मतलब नहीं है कि मैं पैसे है कि लगाऊं क्या और रिटर्न कितने मिल सकते हैं। नो, पहले समझ में आता है क्या, देखने में आ रहा है क्या, इज इट क्लियर? तो आपकी बात बन सकती है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट लोग छोटी छोटी भी स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड एक रास्ता है, इनडायरेक्ट वे टू एनी इन्वेस्टमेंट, पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट भी। फंड मैनेजर से अच्छे स्कीम्स है, और लोग ऐसा नहीं है कि समझते नहीं है इसलिए पैसे नहीं लगाते। लोगों को समझता जिस तरह से है ना, उस तरह से पैसे लगाए जाते हैं। अगर उनको लगता है ट्रेडिंग से पैसे कमाने वाले ट्रेडिंग में लगाएंगे, उनको लगता है कि इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाएंगे तो इन्वेस्टमेंट से, उनको लगता है मेरा खुद के सीढ़ी से पैसे लगाना है, सेल्फ उतरते, उनको लगता है नहीं एक्सपर्ट लोगों से पैसे लगाने, तो म्यूचुअल फंड तरीके से भी लगवाते हैं। तो लोग अनेक बार पैसे लगाने के प्रति रुकते नहीं है, किसी ना किसी मोड को अपना लेते हैं। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड का आप देखेंगे 2017 में 60 हजार करोड़ पर मंथ एसआईपी है भारत के लोगों की, और 2021 में वो आंकड़ा लगभग 1 लाख करोड़ के ऊपर है। और 2021 में आई थिंक कोरोना का आर्थिक विध्वंस लोगों को दिखेगा, डिस्पाइट ऑफ दैट 1 लाख करोड़ है। तात्पर्य क्या है कि लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर में करते हैं, इनडायरेक्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, रेगुलर करते हैं, समझ में नहीं आता तब भी करते हैं, क्योंकि उसके लिए भी मैचिंग सोर्सेस है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिटर्न्स की क्या आपकी एक्सपेक्टेशन। आज अगर एफडी में आप 5% इंटरेस्ट लेंगे के करीब नेशनलाइज बैंकों में,
और आपका 30% इनकम टैक्स कटता है, क्योंकि आप हो सकता है 10-15 लाख कमा रहे हैं एक साल में, तो वो पोस्ट टैक्स रिटर्न 3.5% आता है। तो तात्पर्य दो है इससे, एक तो एफडी के रिटर्न सबसे कम 5-6-7%, उसके बाद आपकी लाइफ में आपका टैक्स ब्रैकेट ऊपर 20%, 30%, उसके बाद वो 5 का 3.5 और 8 का 5.5, ये जीवन में कोई विशेष आर्थिक क्रांति नहीं कर सकता। मतलब बोने रिटर्न्स को टैक्स स्ट्रक्चर और बोना करता है, ये उसका प्रमुख सारांश है। तो ये समझदारी या मजबूरी है कि आपने हायर रिटर्न रहने वाले एसेट की बेहतरीन पहचान करके अपनी जिंदगी से ये कटिंग का सीन हटाना चाहिए। अगला मुद्दा, पैसे जो हम कमाएंगे खर्चा तो करेंगे। भारत क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमी है, और भारत क्योंकि गांव से शहर में आके भारत बनता है, अर्बन इंडिया, तो ऑब्वियसली सबको आपके शहरों में फ्लैट खरीदने पड़ते हैं। तो होम लोन भारतीयों का लोन का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है। बैंकों का इसीलिए तो बिजनेस होम लोन के ऊपर हेवी आता है। और आप कोई भी व्यक्ति को पूछेंगे कि भैया जॉब है, कमा रहा है, अच्छी सैलरी है, इन्वेस्टमेंट के उसको 2-4 ऑप्शंस बता दो, ऑब्वियसली 60-70% एक रीजन वो देगा, क्या नहीं यार वो तो ईएमआई बहुत जा रहा है, उसमें पैसा बहुत बच रहा है। आदमी का कॉमन है, मतलब आई शुड नॉट टॉक स्पेसिफिक, बट कॉमन मैं आपको बताऊं क्या, टिपिकल मिडिल क्लास व्यक्ति ग्रामीण भारत से शहरी भारत में आता है, या फिर वो न्यूक्लियर फैमिली का हिस्सा होता है, जॉइंट नहीं, और इसके वजह से घर खरीदना ही पड़ता है। और जितनी आपको लगता है कि प्रगति सुसंस्कृत होनी चाहिए, अच्छे इलाकों में खरीदना पड़ता है। तो विद इन सिटी भी फ्लैट 3-5 गुना महंगे होते हैं। ओके, ऑब्वियसली उसका जो लोन है ना वो बढ़ता ही जाता है लाखों से करोड़ों के बीच में। इसलिए उसके सैलरी कितनी भी हो, 1-2 लाख पर मंथ, 60-70% पार्ट उसका ईएमआई में जाता है। और इसलिए तो आप देखो लोगों के पॉकेट्स में क्रेडिट कार्ड क्यों है, क्योंकि कमा के भी आपका कमाई ईएमआई में जाएगा, तो फिर थोड़ा बहुत ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको क्रेडिट कार्ड ही देगा। भारत में जो क्रेडिट कार्ड फेलियर हुए थे रिसेंटली सक्सेसफुल क्यों हो रहे हैं, वन ऑफ द कारण यही है, लोग लोन में स्ट्रेच्ड है। आज शुक्र मानो कि 2001 में जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट 12% था, आज वो 7% है। इनफैक्ट कुछ पढ़ ले तो 5.5, 6.5% तक भी आता है। तो फिर आज की तारीख में लोगों ने ये वापिस कहना चाहिए कि नहीं, हम थोड़ा होम लोन में दबे हुए हैं, इसलिए आप कितनी भी अपॉर्चुनिटी दुनिया की भारत में दिखाए, भारत की एक्सेट्रा, तो पैसे नहीं अवेलेबल है। भैया होम लोन का रेट 12 का 6% हो गया है, इसका मतलब है तुम आज से 10 साल पहले प्रोपोर्शनेट ऑफ योर इनकम जितना इन्वेस्टमेंट के लिए डाल सकते थे इनकम, आज वो इनकम तुमने कितना डालना चाहिए, डबल। 12% पे अगर तुम्हारे 10 साल पहले 50,000 जाते होंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, तब 12% ईएमआई था और वॉट एवर आपका लोन है, तो आज तो आपका अमाउंट क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो मतलब मैं ये जस्ट कटाक्ष इसलिए कह रहा हूँ कि एक समय है, वो एक दिन में इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुआ, विद इन अ डिकेड, 2 डिकेड ही पकड़ लो, 1 से लेके 21, वो कम हो चुके हैं। इसलिए उल्टा लोगों के पास इस वक्त रिटर्न कम है, अच्छे फाइनेंशियल एसेट्स में आ जाओ। होम लोन के इंटरेस्ट रेट कम हो चुके हैं, मतलब तुम्हारी इनकम में पॉकेट का दबाव विड्रॉ का नहीं है, सफिशिएंट कैश है तुम्हारे पास, यू कैन इन्वेस्ट इन अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट। तो थोड़ा बहुत अलग अलग तरीके से सोच लेना चाहिए। या फिर एक तरीका ऐसा भी है कि इतना इंटरेस्ट रेट घर का कम हो चुका है, तो अभी भी हमारा घर क्यों नहीं है, या अभी भी हम घर ईएमआई पे लेने का क्यों सोच रहे हैं, वन स्ट्रोक क्यों नहीं आ सकता, वॉट एवर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स यू कुड पॉसिबल। दूसरा प्रकार ये होता है कि भाई शेयर मार्केट में जो पैसे लगाए वो कैसे लगाने के रास्ते अच्छे हैं। एक होता है खुद के दिमाग से, कहूंगा मैं कि दिमाग की जगह रिसर्च, मतलब लोग शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, टेक्निकल एंड फंडामेंटल, एंड दे वांट टू डू इट। अब मैं इसके ऊपर ज्यादा प्लस माइनस करना सही नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद लोगों को सिखाता हूँ, सिखाने के लिए मोटिवेट करता हूँ, लेकिन आज कोर्स करने के इरादे से मैं यहाँ बैठा नहीं हूँ। तो मैं अपने अनुभव क्या कहूंगा, ये लोगों ने मार्केट में उतरना चाहिए, शेयर मार्केट सीखना चाहिए, आपको एनालिसिस करना आएगा, एनालिसिस का तरीका समझेगा, शेयर मार्केट साइंटिफिक तरीके से प्राइस को ऊपर नीचे करता है, ये आपको समझेगा, और उसके कोरिलेशन कैसे है, इंडस्ट्री न्यूज, इकोनॉमिक न्यूज, कंपनी न्यूज, रिजल्ट और चार्ट। बट आज किसी व्यक्ति की उम्र 25-28 साल है, तनख्वाह आके भी उसके पास 3-5 लाख रुपए पर ईयर इन्वेस्टमेंट के लिए है, और वो व्यक्ति अपने होश और जोश के साथ खुद के रिसर्च से ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेगा, विल इट गिव हाईएस्ट सक्सेस ऑफ स्टॉक मार्केट। एक तो 90% लोग शेयर मार्केट में जनरली विदाउट स्टडी ही एंट्री कर लेते हैं, ये पहला आंकड़ा। शेयर मार्केट में बलबूते के ऊपर पैसे कमाने वाले लोगों की संख्या मूलतः 3-5% रहती है एंड में, कि हाँ मेरे नॉलेज से आज भी मैं 5-10-15 साल से पैसे कमा रहा हूं। और आज सेल्फ रिसर्च का 2-3 लैकिंग है। आप कितने स्पीड से 15-20 सेक्टरों को क्रैक कर सकते, पे ग्रुप कंपैरिजन कर सकते, उनके रिजल्ट पता कर सकते, पता जो कर सकते 2022 का ही कर सकते, वो भी पूरा नहीं, फिर पिछले 2020, 18, 16 का जो इंडस्ट्री आउटलुक है कंपनियों का अच्छा बुरा है, ये कब आएगा आपके कंपैरिजन में। तो मैं डिमोटिवेट नहीं, मोटिवेशन के रियल फैक्ट्स बताता हूँ कि पढ़ना है तो इतना पढ़ना पड़ता, और दैट्स वाई कम समय
स्टडी साइंटिफिक नहीं, रिसर्च अधूरा, बहुत सारे रिकमेंडेशन, चैनल, पेपर, यूट्यूब, खिचड़ी की जगह उसको मेरी भाषा में खिचड़ा। ओके। और व्यक्ति शेयर मार्केट से दो तरीके ले पाते हैं, कम रिटर्न, मार्केट भागता है 60%, खुद को आता है 20%, या फिर लॉसेस। मेरे लाइफ में ये कॉमन है, मतलब अनेक लोग हमारे पास भी जुड़ते हैं ना, 3 लाख लॉस, 5 लाख लॉस, 10 लाख लॉस, ये होता है लोगों को। और तब स्टार्टिंग में मुझको एज ए ह्यूमन बींग बहुत ऐसे 10 लाख लॉस ऐसा किसी का सुनने में आता था ना, तो ऐसे हाइपर हो जाता था। लेकिन बार बार जब ये लोगों को लॉस होता है, इसलिए नहीं अब मुझ हाइपर नहीं होता, लोगों को जो लॉस होता है ना उसके कारण हमेशा सेम रहते हैं। एज अलग, सरनेम अलग, प्रोफाइल अलग, लेकिन उतरने के तरीके के बैकग्राउंड सेम है। इसलिए सेल्फ रिसर्च बिगिनर को स्टॉक मार्केट में ज्यादा सक्सेस नहीं देता। अदरवाइज राकेश झुनझुनवाला अकेले स्टॉक मार्केट में उतरता, राधा किशन दामानी क्यों चाहिए थे, वरुण बफे अमेरिका में डायरेक्ट उतरते, बेंजामिन ग्राहम क्यों चाहिए थे। आज की तारीख में ऐसे लोग फ्री में नहीं मिलते, और अफसोस फ्री में भी मिलेंगे कि नहीं ये क्वेश्चन मार्क है। तो दैट्स वाई पूरा सेल्फ रिसर्च स्टॉक मार्केट का बिगेस्ट सोर्स ऑफ एंट्री नहीं है। सेकंड सोर्स भी टटोलो, इन्वेस्टमेंट एडवाइस लो, ऐसे लोगों से जिन्होंने मार्केट को 10-20 साल देखा है, 5 या 7 इकोनॉमिक साइकिल तेजी मंदी के देखे हैं, खुद पैसे लगाए हैं। लोगों को पैसे लगाते वक्त किस प्रकार का बिहेव चाहिए, रिसर्च चाहिए, सिस्टम चाहिए, ये पता होना चाहिए। तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि शेयर ब्रोकर क्या करता है। दोनों ही काम करता है, बाय सेल का प्लेटफॉर्म भी देता है, एडवाइस भी देता है। लेकिन शेयर ब्रोकर का जो प्लेटफॉर्म होता है वो मास एडवाइस होता है, एक साथ सबको एसएमएस। तो इसको ये नहीं पता है कि ये बिगिनर की एक्सपीरियंस से इसको 10,000 लगाने की 5 लाख, इसको कुछ समझता है कि नहीं समझता है। तो ये आज भी ब्रोकर्स हैं। तो सेबी आज लोगों के सामने ये क्यों कंसेप्ट रखती है, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। ये सेबी को महसूस हुई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आज से 2013 से स्टार्ट हुई थी। मतलब लोगों को चाहिए एडवाइस, कौन सा सेक्टर बेहतर है, कौन सी कंपनी बेहतर है, उसके कारण क्या है, और एंट्री एग्जिट लोगों के प्रॉफिट के हिसाब से करवा दे। केवल आपका ब्रोकरेज बेस इनकम और प्रोडक्ट का कमीशन के लिए लोगों को सिलेक्शन और एंट्री एग्जिट का कोई लॉजिक नहीं है। इसीलिए सेबी ने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ऐसी थीम बताई कि ये लोग केवल एडवाइस का कमाई कर सकते हैं। ये लोग इनके तहत अगर किसी ने प्रोडक्ट खरीदा, इन्होंने किसी को अकाउंट खोल के दिया, तो इसका एक भी रुपया कमा नहीं सकते। इस अच्छे हेतु का कानून में कन्वर्जन हुआ है। आपको इथिकल मोटिवेशन थोड़ी देना है कि भैया लोगों का भला सोचो, ठीक से पैसे कमाओ। इसलिए दोस्तों आपको दो चीजें चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जिसका मार्केट का एक्सपीरियंस आप यूज करो, एंड सेकंड रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सेबी ने बनाया है, उनका एक ही उद्देश्य है, फी बेस्ड एडवाइस। तो मन चाहेगा ना कि मैं फी से भी पैसे कमाऊं और इनको ये प्रोडक्ट बेच के ज्यादा कमीशन मिलता है इससे भी पैसे कमाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। दुनिया में अनेक जगहों पे ये कानून नहीं है, लेकिन भारत के अंदर एक कानून बनाया गया है क्योंकि यहाँ का कामकाज सभी को पता है। इज इट क्लियर? तो आप अपने रिक्वायरमेंट ज्यादा सोचना कि मेरे लिए एज ए इंडिविजुअल कौन सा चैनल सही रहेगा। देन जहां तक बातें करें कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मतलब क्या, कम वक्त में बाय सेल ट्रेडिंग बोले तो आप यही बोलेंगे ट्रेंड बेस। ट्रेंड कहां से ढूंढते हैं? टेक्निकल एनालिसिस से। उसके तरीके क्या? चार्ट पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम, ऐसे 10-15 है। कैंडलस्टिक पैटर्न, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बुलिश एंगल, दीज आर द पैटर्न्स। तो ट्रेडिंग टेक्निकल से यूज करना है, तेजी मंदी, एंटी टारगेट, स्टॉप लॉस। शॉर्ट टर्म मतलब क्या? 1-2-3 महीने के अंदर बाय सेल करो। तो उसके लिए ट्रेंड भी 3-6 महीने के ला 3-6 महीने का तेजी का चाहिए, इसको हम कहेंगे मिड टर्म ट्रेंड बुलिश चाहिए। तो ये मैं कहूंगा कि कई बार इंट्राडे से बेहतर है, क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है, आधा एक घंटे में बाय सेल करना है, सेम डे बाय सेल करना है, मतलब आपको हर दिन मार्केट में आके मेहनत करना पड़ेगा। हर दिन अलग अलग स्टॉक का अलग अलग ट्रेंड ढूंढना पड़ेगा। आसान है क्या वो? हर दिन अलग अलग ट्रेंड, अलग अलग स्टॉक, और आपके पास वक्त ना हो तो आया नहीं मार्केट में, ढूंढा नहीं, इसलिए आज का नफा गायब। तो कॉमन सेंस है कि अगर 10 स्टॉक एक एक टक्का 10 दिन में बढ़ेंगे, उसके लिए 10 बार आना पड़ेगा, 10 अलग स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे। या आज एक ऐसा स्टॉक ढूंढते हैं कि जो 15 दिन में 10% भागने वाला है। तो कॉमन सेंस में है, अगर आपके घर में 100 ग्राम शक्कर लगती है दिन भर में चाय या बाकी की चीजों के लिए, तो क्या डेली 100 ग्राम शक्कर लाते हैं आप? 3 किलो 5 किलो महीने की शक्कर भर के नहीं रखते क्या? ये तो फिजिकल चीजों का कॉमन सेंस है। अब तो ट्रेंड के लिए उतारो कि शेयर मार्केट में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं कि साल भर शेयर मार्केट में हूं इसलिए हर दिन एक एक टक्का नफा घर पे लेके आ रहा हूं। ये शुरुआती हमारे प्रॉब्लम है, मार्केट के नहीं। इसलिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, आज पोजीशन ले लो 15, 30, 45 दिन की सोच के, 10%, 20%, 30%, 40%, ऐसे पोटेंशियल रिटर्न आपके पास आते हैं। और आपको मार्केट को बार बार ध्यान देने की जरूरत नहीं, बार बार रिपीट स्टडी करके उतनी छोटे छोटे रिटर्न कमाने की आवश्यकता नहीं है। यह अलग सोच शेयर मार्केट में रहती है, मिक्सअप थॉट प्रोसेस में आपको समझती नहीं है। यू शुड अवेयर इट।
और अनेक बार ये होता है कि ट्रेडिंग के लिए सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस यूज करें क्या। देखो, शेयर की प्राइस न्यूज और रिजल्ट से ही बनती है और उससे प्राइजेस को पहचानना ये मेनली इन्वेस्टमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। ट्रेडिंग के लिए सिर्फ लोगों के पास समय कम रहता है, इसलिए समय के अभाव में लोग इसको कर नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आप शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं कि वेरी क्विक ट्रेंड चार्ट बेस पढ़ सकते हैं और न्यूज रिजल्ट एनालिसिस भी आपका कम वक्त में हो सकता है, तो भगवान तो आपको वरदान दे ही चुका है कि आपका सक्सेस रेशियो और इंप्रूव होगा। मतलब ट्रेडिंग में फंडामेंटल क्लब किया जाए तो बेहतर रिटर्न आएंगे, इसमें कोई शंका ही नहीं है। समझ और मेहनत से बढ़ती है। इज इट क्लियर? तो जस्ट एक दो मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये स्टॉक है बजाज इलेक्ट्रिकल। इसका जो पैटर्न है, इसको जैसे अभी यहाँ से मैं माउस से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इसको कहते हैं कर्व एंड ये होता है हैंडल। और ये चार्ट 2020 के फरवरी से सितंबर तक का है, मतलब 7-8 महीने का चार्ट है। और ये ब्रेकआउट एरिया है और ये सपोर्ट एरिया है। तो ये मेरा रिकमेंडेशन था कि कपन हैंडल है, बाय करो 440 से 475, टारगेट 650, 3 महीने का। जैसे मैंने कहा ना, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट। और जब तक प्राइस यहाँ 457 स्क्रीन पे देख पाएंगे आप, जब तक प्राइस 416 के नीचे नहीं जाती तब तक ये ट्रेंड तेजी का इंटैक्ट रहता है। और उसके बाद ही चाहिए तो उससे निकलना है या पोजीशन कम करनी है, व्हाटएवर। और यहाँ उसका मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 3.86, वन ऑफ द चीपर। उस साल कंपनी को लॉस था तो पी रेशियो निकलता नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है। बाकी स्टॉकिस्टिक शॉर्ट टर्म इंडिकेटर बेरिश है, लेकिन चार्ट्स पैटर्न्स बुलिश है। तो ये रिकमेंडेशन था कब का? 10 सितंबर 2020 का। और इसके बाद बजाज इलेक्ट्रिकल रफ्तार से 1 2 3 4 महीने में, 3 महीने में 650 हो गया और 4-5 महीने में 1062 हो गया। हमारा जो टारगेट था वो था 457 से 650। तो 650 ये जो टारगेट पूरा होने के लिए हार्डली आपको 3-1 महीने लगे, ऑलमोस्ट जितना टाइम है उसके आसपास। और 1-2 महीने और रुकते तो यही शेयर 1100 पे पहुंचा। तो जब ट्रेंड अगला 3-5 महीने का तेजी का शॉर्ट टर्म अप्रोच से चार्ट से क्लियर ही हो रहा है, तो ये कंपल्सन थोड़ी है कि शेयर मार्केट की कमाई इंट्रा डे से ही आएंगी। दो चीजें अंत में याद रखो, कमाई आनी चाहिए, इसकी पहली प्लानिंग करो। और ज्यादा कमाई किससे आती है, इसकी समझदारी से प्लानिंग करो। अगर इंट्राडे के अट्रैक्शन से मैं इन्वेस्टमेंट की ओर जा रहा हूं ना, तो मैं साधु संत हो रहा हूं, आपको ऐसे लगेगा। लेकिन मेरी संपत्ति इतनी है कि फिर जीवन में जितने लोग कर्म कर रहे हैं गृहस्थी में रह के, उससे ज्यादा है। क्योंकि ये डिफिकल्ट होता है कि डेली 1-1 टक्का पकड़ के महीने का 20 टक्का लेके आना, लेकिन एक ही पोजीशन में महीने से 50 टक्का लेके आना, यह आसान होता है। लोगों को समझ नहीं, इसलिए हम बेवजह उनको मेहनत करवाते हैं। समझने के बाद लोग अपनी दिशा बदलेंगे कि मार्केट में कैसे ट्रेंड बनते, कैसे पहचानते, पैसे घर पे कैसे लाते आसानी से और ज्यादा। यही उसका उद्देश्य है। अब मेरे खुद की इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं, क्योंकि अनेक लोग नए होंगे तो वो तो बोलेंगे सर है, सेमिनार है, स्लाइड है ना, प्लेजेंट है। प्रेजेंट कहाँ है? तो ये प्रेजेंट है, मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। तो मैंने भी ये शेयर 550 के करीब खरीदा था और इसको 650 से लेके 950 तक बेचा हूं। अब मैं लोगों को रिकमेंडेशन देता हूं, मतलब मेरा तो ध्यान उस स्टॉक पे उसके पहले रहता है और एज एडवाइजर आगे भी रहता है। तो एक लंबी साइकिल किसी स्टॉक के पीछे मेरा ध्यान रहता है। तो ये मेरा ही रिटर्न आप देख लो, 70 दिनों के अंदर 63,000। दोस्तों, मेरा पहला साल नहीं है तो मैं नहीं कह सकता कि सब लोगों को पहले साल में उतर के खुद के रिसर्च से ऐसे मिलना चाहिए पैसे। मेरा ये शेयर मार्केट का 20-22वां साल होगा। कब की बात है ये? 2021 की। मतलब 98 से लेके आप पकड़ लो 23 साल हुए होंगे। बट सुकून देता है ना कि भाई 23 साल तो एक स्टॉक से एक महीने में मिलते 60,000। सिर्फ डे ट्रेडिंग नहीं की, टिन प्लेट पैटर्न इन वर टेड हेड एंड शोल्डर बुलिश ब्रेकआउट। यहाँ 225 पे रिकमेंडेशन था और टारगेट 290 मई 2021। और ये स्टॉक यहाँ से टिन प्लेट रिकमेंडेशन प्राइस 209 से लेके 312 हार्डली 2-3 महीने में हुआ। तो आप देख सकते हैं कि 200 के 350 रिटर्न 3-4 महीने में। अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अनेक लोगों को सर्विस बिजनेस से शेयर मार्केट का कंटिन्यूस देखना और स्टडी करने के लिए टाइम मिलने वाला नहीं है। इसका ये मतलब थोड़ी कि जिंदगी में पैसे नहीं आने चाहिए। कैनरा बैंक अभी मेरा रिकमेंडेशन था 2022 के जनवरी का। यहाँ का चार्ट अगर अब देख ले ना, 2011 से डाउन ट्रेंड है जो खत्म हो रहा है 2022 के समवेयर अराउंड जनवरी के करीब। और यहाँ एंट्री है 205 और 45 के बीच में, टारगेट 305 है। इसका मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 0.64 है, मतलब बुक वैल्यू से डिस्काउंट में स्टॉक है। कैश पी जस्ट 4 है, तो दिस इज वेरी अट्रैक्टिव। इंडिकेटर सारे बुलिश है, आरएसआई, स्टॉकिस्टिक, एमएसीडी। और ये स्टॉक अभी रिजल्ट भी मैं लोगों को दिखाता हूँ। नेट प्रॉफिट सितंबर 21 का 1300 करोड़ है और सितंबर 20 का 466 करोड़ है। मतलब जहां मैं लोगों को ट्रेडिंग रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, वहां मैं लोगों को बेसिकली
फंडामेंटल भी थोड़ी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि फंडामेंटल में देखो प्रॉफिट ट्रिपल हो चुका है, 400 करोड़ की जगह 1300 करोड़। और एनपीए सितंबर में 8.26 था, अब थोड़ा सा स्लाइटली, ये ग्रॉस एनपीए बट नेट एनपीए देखना चाहिए, थोड़ा सा ये सेम या स्लाइटली हाइयर है। अब यही स्टॉक यहां से 272 तक पहुंच गया हार्डली एक महीने के अंदर। तो 220 का 272 कम से कम आपको 20-25% का रिटर्न आता है। आज भी स्टॉक यही है, अगले वे में 300 तक पहुंचेगा। सो दिस यू शुड डू इट। या मैं आपको मेरा छोटा सा एक लेटेस्ट रिकमेंडेशन बताता हूँ, क्योंकि जो नए लोग होते हैं ना, तो उनको हमेशा लगेगा सर ये तो हिस्टोरिकल है, अगला क्या, अगला बता सकते। दिस इज माय रिसेंट रिकमेंडेशन, थॉमस कुक, अभी 10 मार्च को रिकमेंड किया है। पैटर्न क्या है, बुलिश है अंकल, यहाँ ऐसे बनना है ये डाउनफॉल के बाद। और एंट्री कहाँ करनी है, 57 से लेके 70 तक। पहला टारगेट 69 और सेकंड टारगेट 82। बाकी ट्रेंड रिवर्सल प्राइस 55-51 है। मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो हार्डली 1.38 है और डेब्ट इक्विटी रेशियो 0.32 है। मतलब फंडामेंटली भी कंपनी बेहतर है, ट्रेंड भी बुलिश है। तो ये 2-3 महीने में रख के 63 के 90 करना सही है। अब ये कंपनी दिसंबर में इसका सेल से 750 करोड़, सितंबर में था 330 करोड़, ट्रिपल हो चुका है। और एक साल पहले ये सेल 236 करोड़ था और तब घाटा था, प्रॉफिट है। अभी आप सोचेंगे कि इस वक्त कोरोना है कि नहीं है, ये क्वेश्चन रहता है। उसके बीच में घूमना कि नहीं घूमना, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। और थॉमस कुक टूरिज्म के अंदर की कंपनी है, तो कितना भी लोगों को कहूँ ना मैं, ट्रेडिंग है, शॉर्ट टर्म है, लोग लेंगे। लेकिन लोगों के पास जो शंका होंगी ना सही एंगल की, उसके जवाब ना मिले ना, तो उनके इन्वेस्टमेंट या तो नहीं होते या कम होते हैं। लेकिन जहां तक उनको उस शेयर मार्केट की प्राइस बेस शंका का निरसन करे, तो क्या पता इन्वेस्टमेंट सही साइज के होते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ 2-3 थॉट्स उसके पीछे के आपको दिखाने के लिए कि दो ये ट्रेडिंग रिकमेंडेशन है, थॉमस कुक के टूरिज्म है, एनीबडी कुड हैव डाउट, उस डाउट के ऊपर हम क्या करें। देखो 2-3 मेरे पास रीडिंग्स क्या है। इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर ही आई हुई चीजें, कम समर इंडियंस में गेट टू हॉलिडे अब्रॉड, रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स में स्टार्ट वंस नंबर ऑफ ट्रिप्स ऑफ डोमेस्टिक रूट्स टचेस 80% एक्सेट्रा। तात्पर्य, तो ये 15 फेब की न्यूज है कि भारत में आगे चल के फ्लाइट्स और बढ़ेंगे, इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए जो फ्लाइट्स की बैन है वो हटेंगी। और आपने कुछ 5 या 7 दिन पहले सुना होगा कि 27 मार्च से इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर जो कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस है कोविड के वजह से वो हट चुकेंगे। तो बहुत सारे लोग इंडिया के बाहर जाना, बाहर के लोग इंडिया में आना, ज्यादा लंबे समय तक क्वारंटाइन न रहना, ये पॉसिबल है। अभी कोरोना है, उसके भी अपग्रेडेड वर्जन है, ये भी चीजें सबको पता है, लेकिन ये भी चीजें कि कितना उसका समझ है एक्सेट्रा क्लियर। तो क्या ये न्यूज थॉमस कुक के लिए पॉजिटिव है? सेकंड, ये थॉमस कुक का मैनेजिंग डायरेक्टर है माधवन मेनन। क्या इंटरव्यू का टाइटल है, इंटरनेशनल ट्रैवल लाइकली टू बी बैक on track by April 2020. Okay, we have cut cost by 44% at the group level since 2020. मतलब क्या, कोरोना काल में तरह तरह के खर्चे कम करके 45% खर्चे कम कर लिए उन्होंने। तो मतलब सर्वाइवल कैपेसिटी हाइयर है। तो इनको भी लग रहा है कि इनका बिजनेस रिवाइव होने वाला है। या मजाक से मैंने कहा था ना आपके करंट बैच में कि 99,000 में 5 दिन स्विट्जरलैंड या 3 दिन प्लस फ्री में ऑस्ट्रिया या फ्रांस मिलेगा आपको। ऐसी करंटली स्कीम ऑन है, मेरी नहीं है, थॉमस कुक की। नेक्स्ट, अगर आप देखें, ये कोई इंटरनेशनल फर्म है बुकिंग, और उसका सीईओ जो है वो भारत के बिजनेस पे कह रहा है कि स्टिल एक्साइटेड अबाउट 2022. ओके, I am absolutely impressed by the Indian government. How many people have been vaccinated? It's going to take time. मतलब जो कोई 70-80% वैक्सीनेशन हो चुका है देश में, सिंगल या डबल, तो वो अच्छा है। अनेक प्रगत राष्ट्रों में अनेक कारणों से इतना भी नहीं हुआ है। इज इट क्लियर? तो मेरा शेयर मार्केट का पैसा ट्रेडिंग सिर्फ सिर्फ ऐसे चार्ट के ऊपर डिपेंडेंट है क्या, लगाया गया है क्या? दिस इज अ पार्ट या पॉइंट टू आई वांट टू मेक, कि सिर्फ ऐसा चार्ट देख के मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं क्या? इस चार्ट को देख के ट्रेडिंग करना टेक्नोलॉजीज कहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। इससे आपकी एक्यूरेसी 70-80% आती है, लेकिन 90-95% तक कभी नहीं पहुंचती, क्योंकि शेयर की प्राइस न्यूज रिजल्ट से बनती है और बनी हुई प्राइजेस का ट्रेंड बनने के बाद चार्ट से दिखने लगता है। इसलिए आप जितनी समझ शब्दों की समझते हैं शेयर मार्केट में और उसको आसपास कनेक्ट करते हैं, उतना काम हो चुका होता है। तो मैं आपको यहाँ इस सेमिनार में ये नहीं कहूंगा कि ये मेरे रिकमेंडेशन ले लो,
आपको लगता है तो ले लो, रिसर्च देख के लग लो आप भी, और रिसर्च करके ले लो, या भी आप सेबी एडवाइजर की सलाह लेके ले लो, ये सारे लीगल पॉइंट्स हैं। बट मेरा पोजीशन है थॉमस कुक में, मेरे अनेक स्टूडेंट्स कम हो सकता है, अनेक एडवाइजरी मेंबर की पोजीशन है। आप अपने स्टडी के लिए आगे रखो, 2-3 महीने में थॉमस कुक 90-95 हुआ ना, तो उसको शेयर मार्केट की भाषा में आश्चर्य नहीं कहने का, या मेरा चमत्कार नहीं है, मेरा स्टडी हो सकता है कि सटीक कंपनी कौन सी, प्राइस क्या है, पैटर्न क्या है, इनको जोड़ के फोरकास्टिंग रखना है, एंड दैट्स व्हाई सक्सेस आता है। आप भी करेंगे तो आपको भी आएगा। दो चीजें लगती है, स्टडी एंड एक्सपीरियंस, देन मैक्सिमम कनेक्शन हो सकता है केवल इसमें। इज इट क्लियर? तो दिस इज द थॉमस कुक न्यू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग रिकमेंडेशन। वी एक्सपेक्ट कि 2-3 महीने में इसका टारगेट 82-85 पहुंच जाए। तो ऐसी मेरे ख्याल से वेल्थ क्रिएशन शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से होती है। क्योंकि हो सकता है कि मैं थॉमस कुक को अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं मानता, नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में ट्विस्ट लोगों को बहुत आते हैं, क्या है, क्यों करे, क्या लगे, ऐसे एनी रीजन यू कैन गिव। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के दो रास्ते जब स्टॉक मार्केट में दिखते हैं, तो मैं थॉमस कुक को ट्रेडिंग ही क्यों कहूंगा, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कहता, इन्वेस्टमेंट के लिए इसको क्यों नहीं लेता। एक दो चीजें ऐसी होती है कि शॉर्ट टर्म मतलब 2-3 महीने के अंदर बाय सेल करना है, बार बार 2-3 महीने के अंदर बाय सेल करेंगे 20% 30% रिटर्न के साथ, तो साल भर में हो सकता है कि 100% रिटर्न 4 डिफरेंट स्टॉक से आपको एक साल में मिल जाए रोटेशनली। और ऐसे लगता है कि आपको एक आधा स्टॉक आसानी से एक साल में 100% नहीं भागेगा, लेकिन 4 स्टॉक के 4 अलग बुलिश ब्रेकआउट हो, 4 अलग पॉजिटिव न्यूज हो, और जिसके ऊपर बाय सेल करे तो ऐसे 100% मिल जाता है। जैसे हो सकता है ना कि फल अनेक बार साल में 12 महीने कोई फल नहीं रहते, मैंगो होगा पर्टिकुलर, तो अलग अलग फल खा के आप ताकतवर बनना चाहते हैं, टेस्टी भी आपको लाइफ जीना है, तो वैसी शेयर मार्केट भी है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ इंडस्ट्री, कुछ न्यूज ही इतनी शॉर्ट टर्म होती है कि जिसका लॉन्ग टर्म में कोई मतलब नहीं होता, और फिर ऐसे कंसेप्ट का हमेशा ही शॉर्ट टर्म करना चाहिए। टूरिज्म भी एक फ्लक्चुएटिंग बिजनेस है। ओके, तो दिस इज नॉट आइडियल कि आप 2 साल 5 साल इतना सॉलिडली जा सकते हैं। उससे भी बेहतर कई सेक्टर है जिसको लेना चाहिए। इज इट क्लियर? तो ट्रेडिंग के लिए स्टडी है, टाइम है, रीजन है, एक अच्छी थॉट प्रोसेस भी होती है कि कौन से स्टॉक ट्रेडिंग के लिए चाहिए, जिनके फंडामेंटल बुलिश, शॉर्ट टर्म ही बुलिश रहने वाले हैं, उनको 2-3 महीने के बाद ही छोड़ देना चाहिए, समय के साथ और प्रॉफिट के साथ, और वो परफेक्ट आपका शॉर्ट टर्म है। तो बेहतर अपॉर्चुनिटी हमेशा ही इन्वेस्टमेंट के लिए ली जाती है, जो अगर आप 6, 12, 18, 24 महीने रखना चाहते हैं और उसके मैचिंग का पैसा कमाना चाहते हैं, और इसमें बीच में तकलीफ नहीं आनी चाहिए, तो इसीलिए भी ये टर्म्स होते हैं, इसको कहते हैं ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। लेकिन गलती क्या होगी, अगर आप अच्छे इन्वेस्टमेंट स्टॉक का ट्रेडिंग करके एग्जिट करेंगे तो बाद में पश्चाताप पक्का है, अरे यार बहुत ही कम पैसा बनाया, टाटा मोटर लिया था 130 पे, बेचा 220 पे, बढ़िया बढ़िया। ओके, अब थोड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए बोलता हूं कि इन्वेस्टमेंट मतलब क्या। ट्रेडिंग के लिए आई थिंक 4 या 6 स्टॉक ही चाहिए, खास करके हमारी भी एडवाइजरी सर्विस है, वी स्टिक टू थीम V6, ट्रेडिंग के 6 स्टॉक एट द टाइम रिकमेंडेशन। 7वां ट्रेडिंग स्टॉक ही नहीं होगा, क्योंकि ट्रेडिंग का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो नहीं बनाना है। 2-4 ही स्टॉक चाहिए अच्छे वाले शॉर्ट टर्म में। पोर्टफोलियो मतलब क्या, जहां 15 से 20 कंपनियों के ऊपर पैसा लगाना है। याद रखना, 40 और 60 कंपनियों का पोर्टफोलियो नहीं बनाते, सेंसेक्स निफ्टी इतना बड़ा भी नहीं बनाना है, और म्यूचुअल फंड की जो स्कीम बनती है ना, उसके हिसाब से खुद की स्कीम नहीं बनाने का। पर्सनल व्यक्ति, पर्सनल डायरेक्शन के ऊपर समय कम समझ ज्यादा चाहिए, तो कॉन्सेंट्रेटेड 15-20 ही कंपनियां लगती है, और वो भी 10-12 डिफरेंट सेक्टर से, मतलब अनेक बार एक एक सेक्टर पे 2-3 कंपनियां आपको लेनी पड़ेंगी। देन वेटेज किसी स्टॉक का हो ना, वो मिनिमम 3% से कम नहीं चाहिए, अदरवाइज लो ही मत वो स्टॉक पोर्टफोलियो। तुम्हारा खुद का पोर्टफोलियो है ना, तुम्हारे पास के 10 लोग हैं जूनियर फंड मैनेजर जो तुमको सजेशन देंगे, तो वो म्यूचुअल फंड वाले बेचारे 0.5% 0.1 भी होता है उनका इन्वेस्टमेंट, और 50-60 स्टॉक होते हैं। हम 50 स्टॉक 60 लेना तो मैनेज नहीं कर पाएंगे, वो 50-60 स्टॉक मैनेज करने के लिए उतने लोगों की टीम रखते हैं। सो मैंने स्पष्ट लिखा है, 3% से कम वेटेज पोर्टफोलियो में आ रहा है, किसी स्टॉक का लेना ही नहीं चाहिए। और जहां तक हमारा जितना स्टडी कम कॉन्फिडेंस की डेप्थ क्या है, 15% तक मैक्स है। 15% के आगे अगर किसी स्टॉक का वेटेज जाए ना तो बुरा नहीं है, पहले सोच लो इतना स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है क्या आपके पास। क्योंकि वॉरेन बफेट टाइप में जाने के लिए वॉरेन बफेट खुद उन कंपनियों को खरीदते थे, शेयर नहीं, ओनरशिप, और डायरेक्टर के पोस्ट में जाके अंदर की चीजें पता रहती थी या बिजनेस को चलाते थे। तो लैक ऑफ सच इंफॉर्मेशन डेप्थ, बेवजह अपना वेटेज बढ़ाना 30% 40% किसी स्टॉक पे,
ये कोई लॉजिक ही नहीं है। लक नाम का पार्ट आप चेक कर रहे हो वहां, पहले चेक करो ना डेप्थ अपने पास कितनी है, कितनी इंफॉर्मेशन इन कंपनियों के पास, कंपनियों की आप ला सकते हैं यहाँ। क्लियर? तो 3 and 5% इज गुड, मिनिमम ट्रू टू मैक्सिमम 15, फिर 3, 8, 10, 12 सब कुछ होना चाहिए। आपने गुड इंडस्ट्री एनालिसिस करना चाहिए, पेयर ग्रुप कंपैरिजन करना चाहिए। ओके, रिजल्ट और न्यूज इसके ही आधार पे आपका स्टॉक में एंट्री, प्रॉफिट बुक, वापिस अच्छे न्यूज रिजल्ट है तो फिर से एक बार खरीदना री एंट्री, और न्यूज रिजल्ट पे ही एग्जिट होना चाहिए। ये सब कुछ पोर्टफोलियो में ऐसे किया जाता है। और 30 से 40% आपका पोर्टफोलियो चेंज होगा सेक्टर के वजह से, न्यूज के वजह से, वैल्यूएशन की वजह से। गलत फहमियां होंगी आपको कि 5-10 साल में इन्वेस्टमेंट कर लूंगा और वही सेक्टर वही कंपनी से है। तो सिर्फ पीछे जाके इतना देखना कि 2016 में सब लोगों को आइडिया लेनी थी, क्योंकि फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम कंपनी थी, लेकिन सिर्फ जियो के आने के बाद बर्बादी की ओर चल पड़ी, अच्छी की बुरी हुई। सेकंड, यस बैंक के बुरे दौर पे अनेक लोगों को यस बैंक खरीदनी थी 300 पे, 100 पे, 20 पे। आज एसबीआई जैसे लोगों ने भी पैसे डाल के, यस बैंक का कोई टर्न अराउंड नहीं है। तो दोस्तों, जब तक आप सेक्टर कंपनियों को नहीं बदलेंगे, उनके मैचिंग फंडामेंटल के साथ इन आउट नहीं करेंगे, आप कभी भी 2022 में 22 का रिटर्न नहीं ला सकते। 2027 में 2027 का रिटर्न कभी नहीं आने वाला है। पोर्टफोलियो को आपको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से चेंज करना ही पड़ता है, और मिनिमम 30-40% वो चेंज होता है। और आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इनकी क्या कॉम्बिनेशन चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप ग्रोथ कम देते हैं, सिक्योरिटी ज्यादा देते हैं, और मिड कैप, स्मॉल कैप रिलेटिव टू लार्ज कैप ग्रोथ ज्यादा देते हैं, थोड़े से रिस्की और इनसिक्योर बिजनेस मॉडल होते हैं। तो उनका सटीक कॉम्बिनेशन बैठाना बेहद जरूरी होता है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल, सेक्टोरियल के हिसाब से या डायरेक्ट स्टॉक सिलेक्ट करते वक्त कितनी बातें दिमाग में चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा बताता हूँ। सेक्टर का नाम बोलना चाहिए तो क्या, हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर में देखे तो क्या है, 68% हेल्थ केयर का एक्सपेंडिचर कम बिजनेस हॉस्पिटल से आता है। और मेडिसिन मींस फार्मास्यूटिकल्स का साइज कितना है, फार्मास्यूटिकल का जो साइज है वो 13% है। बहुत सिंपल सवाल मैं हमेशा रखता हूं आपके लिए, ये मेरे लिए स्टार्टिंग में था। महसूस होता है ऐसे आपको कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हॉस्पिटल का खर्चा ज्यादा है, टर्न ओवर साइज ज्यादा है, और मेडिसिन की साइज बहुत छोटी। हाँ, लोगों को क्या लगता है सचमुच में हॉस्पिटल का खर्चा ज्यादा है या दवाइयों का खर्चा ज्यादा है? नहीं, फैक्ट ऐसा ही है। 68% पूरे इंडिया के अंदर या विश्व के अंदर मेरा हेल्थ केयर में खर्चा हॉस्पिटलाइजेशन का है, सर्जरी का है। ओके, इसके ऊपर 68% एक्सपेंडिचर होता है। मतलब आदमी बीमार होना तो 68 रुपए हॉस्पिटल का बिल आएगा, जिसमें मेडिसिन इन्वॉल्व नहीं है। और फिर 100 रुपए के खर्चे में उसका 13 रुपए बिल मेडिसिन का आता है। हम क्या करते हैं ना, लाइफ में इतने जल्दी हॉस्पिटलाइज नहीं होते ना। स्टार्टिंग में सब लोगों का खर्चा किस पे होता है, पैथोलॉजी लैब, मेडिसिन। टुवर्ड्स द एंड वो होता है बहुत बार हॉस्पिटलाइजेशन, बट उसका खर्चा 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख होता है। तो ओवरऑल पूरी दुनिया के एक साथ ट्रीटमेंट की कॉस्ट समझे तो 68% अपॉर्चुनिटी हेल्थ केयर की हॉस्पिटल में आती है। आप शेयर मार्केट को भी तलाशे पिछले 30-40 सालों में, सबसे ज्यादा स्टॉक इस हेल्थ केयर के केवल पहले मेडिसिन वाले कंपनियों के थे, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, सन फार्मा। हार्डली पिछले 5-10 साल पे, मतलब 1980 के करीब तो अपोलो हॉस्पिटल आया। 2010 के बाद ही तो इस देश में शेयर मार्केट में मेट्रोपोलिस लैब, डॉक्टर लालपत लैब जैसे पैथोलॉजी लैब ने एंट्री की है। ट्रू और फॉल्स? इज इट क्लियर? तो मेरा कहने का तात्पर्य ऐसा है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हॉस्पिटल सेक्टर बाय एक्सपेंडिचर एंड साइज है, लेकिन उसकी मैचिंग कंपनियां शेयर मार्केट में या तो नहीं है, या लोग अपने इन्वेस्टमेंट में नहीं लेते। मतलब जहां इंडस्ट्री की बड़ी साइज, जहां इंडस्ट्री का बड़ा ग्रोथ आएगा, उसका मैचिंग आपका इन्वेस्टमेंट ही नहीं। भारत में जो हॉस्पिटल्स पूरे हेल्थ केयर का 68% खर्चा है, उसमें से 30% हॉस्पिटलाइजेशन का, यूटिलाइजेशन लोगों का गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से होता है, और 70% हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल यूज किए जाते हैं। भले महंगे हो लेकिन ट्रीटमेंट अच्छी मिलती है, ये चीज लोगों के दिमाग में बैठ चुकी है। और इस प्राइवेट हॉस्पिटल में 10% ही बिजनेस ब्रांडेड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के पास है। इससे फटाफट समझ में आना चाहिए, हेल्थ केयर का बड़ा साइज हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का बड़ा साइज प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की साइज काफी छोटी, मतलब ग्रोथ का चांस काफी बड़ा। क्लियर? ये बिठा के शेयर मार्केट में एंट्री करनी है। मेरा ब्रोकर कौन, मेरी ब्रोकरेज क्या, मेरा पहला अनुभव क्या शेयर मार्केट का, करना है क्या आपको? पैसे खुद पे नहीं लगाते, इन सेक्टर की इन कंपनी पे लगाते, यही सामने रखो।
ये शेयर मार्केट के भगवान ने ज्ञान देंगे तो प्रसन्न होंगे आप। अब देखो, भारत का जो जीडीपी का खर्चा है कोरोना के पहले, मतलब ये 2015 का स्टैट्स देखे तो 17% जीडीपी का खर्चा अमेरिका का हेल्थ केयर में है, और भारत का देखे तो 3.8। तो इंडिया का जो हेल्थ केयर का खर्चा है वो ट्रेडिशनली हैज बीन वेरी लोएस्ट। और अगर आप देखें कि 10,000 पॉपुलेशन के पीछे अमेरिका में 24 डॉक्टर है, चाइना के पास 14 डॉक्टर है, तो भारत के पास क्या है, 6.5 डॉक्टर है। तो ये जो डॉक्टर नर्सेस की अवेलेबिलिटी सबसे लोएस्ट आप कह सकते हैं, विश्व के स्टैंडर्ड से लोएस्ट, एशिया के जायंट स्टैंडर्ड के हिसाब से लोएस्ट है हम। तो कोरोना कोई आई ओपनर नहीं था। कोरोना के पहले ये फेमस है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अनसफिशिएंट है, और इसी का ही एक इनडायरेक्ट कारण था कि पूरे विश्व के अंदर भारत का जो लॉकडाउन है वो ऐसा लंबे समय तक कैसे लग गया, 1 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीने, 2 महीने। क्यों? उनको पता था कि अगर लोग बाहर जाएंगे, ज्यादा संख्या में बीमार हो गए ना, तो फिर उतने डॉक्टर, हॉस्पिटल बेड्स, नर्सेस अवेलेबल ही नहीं हो सकते। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से वो भी कारण था कि आपके लिए इतना लंबा लॉकडाउन लग गया। कोई कहे ना कहे, ये समझने की बात होती है। अगर आप देखें, भारत के अंदर मेडिकल टूरिज्म का ग्रोथ रेट 20% पर एनम है। 2018 में उसकी साइज है 6 बिलियन, मतलब 45,000 करोड़, और आगे चल के वो साइज हो सकती है 50,000, 70,000, 1 लाख करोड़ नेक्स्ट 5 years में। तो अभी ये होता क्या है कंसेप्ट, बहुत सीधी बताता हूँ आपको। अमेरिका में अगर किसी की हार्ट सर्जरी करनी है ना, तो उसकी कॉस्ट $1 लाख है, मतलब आज पकड़ लो तो 75 लाख रुपए। और भारत में उसकी कॉस्ट है विश्व की लोएस्ट, $5,000, 75 से पकड़ ले तो 4 लाख रुपए के करीब जाती है। और इसीलिए सेम ट्रीटमेंट, सेम इक्विपमेंट एंड सेम क्वालिटी डॉक्टर, नर्सेस ये इकट्ठा कर ले तो भारत का हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम वर्ल्ड के हिसाब से 80 to 90% चीपेस्ट है। लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए यूरोपियन अमेरिकन लोग यहाँ नहीं आते। कौन से आते? अफ्रीकन, पुअर, नेबरिंग कंट्री, साउथ ईस्ट एशिया एंड मिडल ईस्ट। ट्रू और फॉल्स? तो ये बड़ा बिजनेस है। केवल हम लोग बीमार होंगे तो हॉस्पिटल को इनकम मिलेगा, ये भ्रम दूर करना है। मेडिकल टूरिज्म, और इस इंडस्ट्री में इतनी सारी कंपनियां हैं, आप बता सकते हैं केवल जोनल, स्टेट, नेशनल, इतने सारी कंपनियों में कौन सी कंपनी का इंडिया के अंदर स्टेबल बिजनेस मॉडल है? मतलब भारत के सारे विभागों में एक अच्छी उपस्थिति, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ जोन में। ये कंपनी के नाम है शाल्बी एनएच, देन किम्स, एससीजी, फोर्टिस, अपोलो हॉस्पिटल, मेदांता हेल्थ सिटी। दोस्तों, अब बैलेंस पोर्टफोलियो में जाए ना आप, तो फोर्टिस एंड एनएच जाते हैं। बट फोर्टिस का एक बहुत बड़ा हिस्सा 46% नॉर्थ, उत्तर भारत में है, और मुकाबले में एनएच हर जोन में वेल बैलेंस्ड है, और हेवी बैलेंस अपोलो हॉस्पिटल साउथ में है। अपनी अपनी चॉइस या समझ या सिचुएशन होती है वो। तो आज की तारीख में आपको एक बैलेंस्ड प्लेयर चाहिए, तो वो कौन है? नारायण हृदयालय हॉस्पिटल कंपनी, जिसका शेयर मार्केट में शेयर होता है। क्लियर ना? नहीं तो एनएच बोले तो लोग नेशनल हाईवे ना समझे। नारायण हृदयालय बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। आप देख सकते, ये जो ब्लू सॉरी ऑरेंज स्पॉट है, इन जगह पे उनके खुद के हॉस्पिटल्स है, और समवेयर अराउंड करंटली 5,531 बेड्स है, और आगे चल के जो एडिशन होगा जिससे 6,800 तक जाएंगी कैपेसिटी एक्सेट्रा। तो कर्नाटक के रीजन में 6 हॉस्पिटल्स है, वेस्टर्न रीजन में 4, नॉर्दर्न में 3, ऐसे सभी जगह पे है, ईस्टर्न पे 8। अब ये मेरा स्नैपशॉट 2018 का है। 2018 में ये कंपनी का 42% रेवेन्यू कार्डियोलॉजी से आता था, क्योंकि ये हार्ट स्पेशलिस्ट ही हॉस्पिटल है। देवीदास शेट्टी करके जो इनके डॉक्टर कम ओनर है, सबसे ज्यादा हार्ट ट्रीटमेंट करने में इंडिया के टॉप 3 में जाते होंगे, दुनिया के टॉप 10 में भी आते हैं। तो 42% इनकम कहाँ से आता है? हार्ट के ऊपर, ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर रिलेटेड वॉट एवर 10%, गैस्ट्रो के ऊपर 15%, तो ऐसे है। और कर्नाटक से बिजनेस कितना आता है? 47%। तो इसको नेशनल प्लेयर प्रेजेंस का कि इनकम का कहना एक क्वेश्चन मार्क होता है। प्रेजेंस मतलब हॉस्पिटल डाला, चलता है क्या? ऑक्यूपेंसी कितना है? रेवेन्यू कितना आता है? आ रहा है तो फिर इसको कहते हैं कि नेशनल प्लेयर है। टाइम लगता है ना, आज हॉस्पिटल स्टार्ट किया तो पहले साल 100% ऑक्यूपेंसी नहीं आती, वो 3-5 साल लगती है 50, 70, 80, 90% तक पहुंचने के लिए। हॉस्पिटल में भी कह रहा हूं मैं, लोगों को पता नहीं होता कि हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है, क्योंकि भारत में भी हॉस्पिटल लोग ना 4 लोगों को पूछ के ही जाते हैं। सच कह रहा हूं मैं, क्योंकि उसकी लायक भी परिस्थिति भारत में कि पूछ के ही जाना चाहिए।
कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा है क्या। और अगर मैं 2022 का स्नैपशॉट निकालूं तो वो जो डिपेंडेंसी थी ना केवल हार्ट की 42% बिजनेस था, तो आज वो 35% आ चुका है। ओके, ऑन्कोलॉजी पे 13, गैस्ट्रो पे 13, बाकी की भी चीजें हैं, न्यूरो साइंस के ऊपर समर आई थिंक 8%। तो इसको हम क्या कह सकते पता है इनकी लैंग्वेज में, कि 10-15 साल पहले ये कंपनी सुपर स्पेशलिटी थी हार्ट सर्जरी, अब ये पहुंच चुकी है, बन चुकी है मल्टी स्पेशलिटी। गुड और बैड, ऐसा पॉइंट होता है। अपोलो बैड है ऐसा नहीं है, पर एनएचबी गुड हो रहा है। मतलब विराट कोहली अच्छा बैट्समैन कैप्टन किसने कहा, रोहित शर्मा भी अच्छा प्लेयर है, अच्छा कैप्टन बन रहा है, देश का सौभाग्य है। इज इट क्लियर? ऐसे होता है। अब इसका मैं एक रीसेंट आपको रिजल्ट बताता हूँ, क्योंकि ये तो हुई कुछ इंडस्ट्री की बातें एक्सेट्रा। बातें थोड़े ऐसी करे कि यार ये खुद पैसे कमाते हैं क्या बिजनेस करके। अब देखो ये मेरा रिकमेंडेशन एडवाइजरी के लिए कब का है, जून 20, मतलब मेरे एडवाइजरी के ऑलमोस्ट पहले क्वार्टर का। और इसमें उस रेट का था रेट 342, तो हमारा टारगेट क्या था, 15% ग्रोथ पे कैश ईपीएस 25 और कैश भी 15-18 करे तो 377 लोएस्ट, हाईएस्ट 452। ये मेरा रिसर्च रिपोर्ट है आज से ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले का, 16 सितंबर 2020 का। और तब अगर आप देखें तो ये सेल्स जून में सब निगेटिव है। बोलो क्यों? सेल्स 50% डाउन, मतलब 770 करोड़ से 393 करोड़, और प्रॉफिट 107 करोड़ की जगह 86 करोड़। तो ये सब कुछ होने के बावजूद ये स्टॉक रिकमेंडेड क्यों है? ये कौन सा पीरियड है? इज रिजल्ट गुड? वाई वी रिकमेंडेड? हैज द टारगेट लॉजिकल? अगर हम जनरल जब किसी से बात करते हैं ना कि कोरोना के वजह से हॉस्पिटल कंपनियों के कैसे दिन कमाई के, जनरल लोग क्या जवाब देते? बहुत अच्छे दिन, छपाई लुटाई। बट एक चीज आप कभी महसूस कर लो, मुझको ज्यादा उस सब्जेक्ट पे जाना नहीं है, लेकिन अगर आप दिमाग में ये बात रखते हैं तो इसलिए मुझको बोलने की मजबूरी है कि कोरोना के पीरियड से भारत में जिन हॉस्पिटलों के अच्छे दिन आए हैं ज्यादा पैसे चार्ज करके, ऐसे आपको लगता है उसमें 90% हॉस्पिटल लीडिंग नेशनल चेन सिस्टम नहीं है। वो बहुतांशी हॉस्पिटल भारत जैसे विशाल देश के अंदर, जो छोटा गली मोहल्ला, तालुका, अप्रगत राज्य और जिला होता है ना, उधर जो हॉस्पिटल होते हैं, तो आपको पता है कि आदमी को बचाना है तो जल्दी एडमिट करो। आपको पता है तरह तरह की रिस्ट्रिक्शन है ट्रैवलिंग के ऊपर, तो मजबूरी के खातिर भारत का व्यक्ति क्या करेगा? अरे ये रियल फैक्ट्स है। आदमी जब बीमार होता है, सीरियस बीमार होता है ना, तो क्या शहर क्या गांव, पहला क्या, कौन सा नजदीक, जा अंदर। और इसके वजह से भारत में वो सारे छोटे छोटे ऐसे मैंने जो पॉइंट बताया ना, उधर लोगों को वही चार्ज है। नहीं तो आप एक क्रॉस चेक करो, जितने भी लूट के केसेस यूट्यूब के वीडियो के तहत आपको सोशल मीडिया में दिखते हैं ना, पहले जाके चेक करके उन हॉस्पिटल के नाम क्या है। आर दे एवरी अपोलो हॉस्पिटल, एवरी नारायण हॉस्पिटल, एवरी फोर्टिस हॉस्पिटल? तो जाके फिर वैयक्तिक समझ होंगी, अपने को कहा केस नहीं लड़नी है। लेकिन अपने अज्ञान पे शेयर मार्केट का नफा नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैं एक सिंपल स्टेटमेंट आपको कहता हूं, कोरोना का काल नारायण हृदयालय जैसे हॉस्पिटल के लिए निगेटिव पीरियड था। दो पार्ट, एक तो ये लोग कोरोना पेशेंट लेते हैं गवर्नमेंट के मजबूरी से, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन होते हैं ना, 20-30% वाट एवर सीट चाहिए। सेकंड, ये ओवरचार्ज नहीं करते। थर्ड, इनका बिजनेस सर्जरी बेस है, हार्ट सर्जरीज। हो सकता है एंजियोप्लास्टी हार्ट सर्जरी कुछ वक्त के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है, महीना 2 महीने 3 महीने, और इसके वजह से सच कोरोना पीरियड में इनकम रिड्यूस है ना। सही कह रहा हूँ ना? और फिर टेंशन नहीं लेने का, हार्ट सर्जरी करनी तो करनी पड़ेगी आगे। सो ये सितंबर का मेरा रिजल्ट के ऊपर क्या अप्रोच है कि सेल्स सितंबर 21 में, मतलब 1 साल के बाद 56% ग्रोथ है, प्रॉफिट 37 करोड़ की जगह 181 करोड़ है, हाईएस्ट इन 5 क्वार्टर्स एक्सेट्रा। मार्जिन 19% है। ओके, 6% 19% मार्जिन है। जब मेरा पहला रिपोर्ट था तब इसका टारगेट 452 था और पोर्टफोलियो में वेटेज 8% था, मतलब 1 लाख के ऊपर 8,000 लगाओ आप इन्वेस्टमेंट में। सितंबर में मेरा टारगेट है 823 से 1,029। पहला टारगेट था देखना कितना, 452 हाईएस्ट। फिर कितना टारगेट है, 1,029। और वो क्यों हाईएस्ट है, उसको कहते हैं रैशनल कारण, देने चाहिए, होने चाहिए। और क्योंकि हम सेबी ऑथराइज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, हमको सेबी ने पहले कहा है कि आप जो बाय सेल करते हैं उसके पीछे कारण होना चाहिए, और वो कारण क्लाइंट को इन्फॉर्म करना चाहिए रिटर्न। ऐसे नहीं आप एडवाइजर इसलिए लोग बाय सेल करते बैठेंगे। स्टडी कौन पूछना चाहिए, सेबी ने नहीं तो क्लाइंट ने। सो मैं लिखता हूँ ना कि ये रेट टारगेट क्यों बढ़ाया,
growth rate and price target for 2022 raised upward because of higher profitability and business recovery in September 21 quarter. प्लस पूरा रिजल्ट है, रिजल्ट के पीछे पूरे मैनेजमेंट व्यू, बिजनेस व्यू, सब कुछ है, डिजिटल साइन भी है। ये वो तरीका है कि अगर हम कोई ऑफिशियली किसी के एडवाइजर बनना चाहते हैं सेबी के रिजिम में, तो काम करने का में भी उचित तरीका, अदरवाइज ओनली क्वेश्चन मार्क, कैसे कैसे काम करते हैं आप। क्लियर? तो टारगेट कितना है? 1029 सर। अभी रिसेंट जो रिजल्ट हमारा दिसंबर का आया है, तो इसके अंदर क्या टारगेट है? सो नारायण हृदयालय का लेटेस्ट टारगेट है 1157, ये और हायर किया है, कारण इंप्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड लोअर कोविड पेशेंट्स। और अब वो नफा वापिस बैक टू बैक सितंबर दिसंबर में 181 करोड़ है, और रेवेन्यू ग्रोथ रेट 27% है, मार्जिन ऑलमोस्ट 18.98 है, ईपीएस ऑलमोस्ट डबल है। ऐसे बेहतरीन एनवायरनमेंट में उसको लेना है, बेचना है, लो रेट पे वापस खरीदना है, पोर्टफोलियो का वेटेज और टारगेट अपग्रेड करना है, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी में ना नफा लाना चाहिए। ये ना केवल मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ, लोग करते हैं, लेकिन मुझको भी जिंदगी में पैसे कमाने, तो आपको ये जस्ट आपके कॉन्फिडेंस के लिए बताता हूँ, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, इनफैक्ट पर्सनल अलग है। ये तो मेरी जो कंपनी है वंश कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, इस कंपनी के खुद की कैपिटल कम प्रॉफिट का इन्वेस्टमेंट है ये। तो आप देख सकते हैं 2019 से मेरे पास एनएच है, अभी बीच में भी लिया 21 में 500 शेयर 516 पे, 2019 में लिए 700 शेयर 297 पे, 2022 में वापस उसको खरीदे 650 पे, तो कुल मिला के कोई 2100 एनएच है, वन ऑफ द पोर्टफोलियो के स्टॉक, और 4,80,000 का अनबुक प्रॉफिट है। अब मैंने अनेक बार लोगों को प्रॉफिट बुकिंग मैसेज दिए, मेरे दूसरे अकाउंट में प्रॉफिट बुक्ड भी है, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे दिखाना है। और अभी भी आप 3-6 महीने अगर देख ले, अभी रिसेंटली इसका हाईएस्ट रेट, यहाँ तो ये स्नैपशॉट 664 से, रिसेंट हाईएस्ट रेट 725 है। अगले 3-6 महीने आप देख ले स्टॉक को, तो ये 900 से 1000 पहुंचेगा ही पहुंचेगा। बाकी सारी चीजें भूल जाओ, क्रूड ऑयल का रेट कहाँ पहुंचता है, यूक्रेन रशिया का क्या होता है, ये चलता रहेगा दुनिया में साइड में। फिलहाल इनका कोई हॉस्पिटल यूक्रेन में नहीं है, ना ही यूक्रेन से कोई मेडिकल टूरिज्म का व्यक्ति यहाँ आता है। वो अलग बात है कि भारत के लोगों को भारत का डॉक्टर बनने का कॉस्ट परवड़ता नहीं है, इसलिए यूक्रेन में जाते हैं। और ये जस्ट कश्मीर फाइल की तरह यूक्रेन की ये जो डॉक्टर की फाइल पब्लिश हुई ना देश में, इसलिए अब भारत में पॉलिटिशियन को मोटिवेशन आया है कि मैं आपके गांव में मेडिकल कॉलेज खोलूंगा। कैसे हमारे बच्चे यूक्रेन में जाते पढ़ने के लिए, तो पहले कैसे नहीं समझ में आया था। चलो, ये क्रिटिसाइज करने की बात हुई, अच्छी बात यही हुई ना कि ज्यादा मेडिकल कॉलेज यहाँ बनेंगे तो हमारे एनएच के लिए पॉजिटिव की नेगेटिव। अरे ज्यादा डॉक्टर बनने चाहिए, फिर उसकी कॉस्ट चीपर चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एनएच की ऑपरेशनल कॉस्ट कम नहीं होंगी क्या? डॉक्टर सस्ते बनेंगे तो ही तो ऑपरेशन का रेट सस्ता होगा ना। तो फायदा ही फायदा है, अपने को क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी को समझ लेना होता है वस्तुस्थिति क्या है। क्लियर? तो इज इट एनएच गुड स्टॉक? बट मैं यहाँ आपको पूरा पोर्टफोलियो के स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते बता नहीं सकता, सेमिनार है, बट ये सिर्फ एक तरीका है। थॉमस कुक के तहत ट्रेडिंग कंसेप्ट कैसे चाहिए, चार्ट प्लस न्यूज रिजल्ट, या इन्वेस्टमेंट के लिए इंडस्ट्री आउटलुक, कंपैरिजंस, वैल्यूएशंस कैसे पता होने चाहिए। थोड़े बहुत भी इफ नॉट अगर आप हिलाते हैं कि नहीं सर कोरोना की वजह से कमाई ज्यादा थी, तो उल्टा है कमाई कम थी, कोरोना खत्म अब कमाई कम होंगी, उल्टा कोरोना कम हो गया अब कमाई ज्यादा होंगी। ये कोरोना वाले हॉस्पिटल नहीं है। और कोरोना अगर कभी आप पूरी फार्मेसी की कॉस्ट का, अगर कोरोना की ट्रीटमेंट की कॉस्ट निकाले ना, खर्चे जो मेडिसिन के आप करते हैं 1-2% भी नहीं है, बहुत छोटी साइज है कोरोना के एक्सपेंडिचर की। आप पढ़ ले एक बार, 10-20 हजार करोड़ भी नहीं होगा वो मेडिसिन की कॉस्ट कोरोना की देश की व्यापार की, और मुकाबले में लाख लाख 2-2 लाख करोड़ का मेडिसिन हम हर साल खाते हैं। तो ये जस्ट अलग व्याप्ति है। अदरवाइज आपको होम आइसोलेशन पे कैसे ठीक करते लोग ना। चलो, पॉइंट क्लियर है। तो मेरे ख्याल से ऐसे 15-20 सेक्टर का अचूक बात करके सही वक्त पे इन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है। आप ये ऐसा पॉइंट हमारे इन्वेस्टमेंट की लाइफ के लिए, पर्टिकुलरली फॉर शेयर मार्केट, एक ऐसा सर्वे है, जनवरी 2009 से नवंबर 2021 तक 12 साल आपने पैसे लगाए, तो 12 साल पहले आपने कितने पैसे लगाए? 10 लाख शेयर मार्केट में, उसके कितने हुए? 60 लाख। ओके, रिटर्न टोटल फ्लैट रिटर्न कितना आया 12 साल का? 509%। ओके, और स्ट्रक्चर क्या था? पूरे 12 साल मार्केट में उपस्थित, किधर भी एक दिन आपका पैसा शेयर मार्केट के बाहर नहीं, फुल्ली इन्वेस्टेड। क्लियर? जब आप उसी 12 साल के पीरियड में
सिर्फ 5 दिन ऐसे हटाते हैं जिधर शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा तेजी आई थी, तो आपका रिटर्न 10 लाख के 60 लाख की जगह 39 लाख करता है। ओके, 21 लाख रुपए आपके 12 साल में कम बनते हैं यदि आप 5 दिन में और स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। महंगा हो गया, आभार। मार्केट और गिरेगा और नेक्स्ट डे और बढ़ता है। यूक्रेन के वक्त हुआ ना पहले, अभी भी लोग कहते बम फट रहे, मार्केट कैसे ऊपर जा रहा है। करो टाइमिंग मार्केट का, 10 दिन ऐसे मिस करो मार्केट के, रिटर्न आपके आधे हो जाते हैं सिर्फ 10 दिन। ये अनेक लोगों को पता नहीं है, बाद में पता चलता है पैसे कम क्यों बने। 20 दिन मार्केट के बाहर है, आपका रिटर्न 500 की टक्कर 118% है। और 30 दिन मार्केट के अगर आप बेस्ट मिस कर ले तो आपके रिटर्न 18% निगेटिव जाते हैं। और इसलिए टाइटल क्या है, टाइमिंग द मार्केट कैन ऑफन लीड टू सबपार रिटर्न्स। हमेशा हम कहते हैं राइट टाइम है क्या मार्केट में उतरने का, मार्केट में उतरना ही नहीं है। राइट टाइम है क्या इंडस्ट्री में उतरने का, इंडस्ट्री में भी उतरना नहीं है। खरीदना क्या है, स्टॉक की मार्केट, स्टॉक कंपनियों का ज्यादा पता कर लो ना। यस बैंक अच्छी कि एचडीएफसी बैंक अच्छी, इस पे स्टडी करना होता है। भले इकोनॉमी नहीं समझी, बैंकिंग इंडस्ट्री नहीं समझा, तो इस पॉइंट से सीख क्या लेना है, टाइम द मार्केट नहीं, ऑल टाइम इन द मार्केट इज द बेस्ट टाइमिंग एंड बेस्ट रिटर्न यू कैन गेट फ्रॉम हियर। भाई ट्रेडिंग के लिए टाइमिंग बनाओ, भाई इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसा कोई टाइमिंग होता नहीं है। जितना बुरा समय होता है उतने ही अंडर वैल्यूएशन पे स्टॉक मिलते हैं, इसलिए टाइम वेस्टिंग कभी नहीं करना इन्वेस्टमेंट के लिए। चलो एक दो मैं आपको आईपीओ बताता हूँ। एलआईसी का आईपीओ आप देखेंगे, अच्छा है क्या। अब आप पूछेंगे मैं लोगों के ऐसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी अभी एलआईसी के आईपीओ का इतना डीप स्टडी नहीं किया है जितना मैं अक्सर अनेक आईपीओ का करता हूँ। क्योंकि मैं अपना डीप स्टडी तब करना चालू करता हूँ जब उनकी इश्यू प्राइस मेरे सामने होती है। अदरवाइज इस वक्त सब इंडस्ट्री, बिजनेस ओवरव्यू सब पता है, बट कंपनी को डिसाइड कर रहे हैं ना किस प्राइस पे शेयर बेचना है। अभी लास्ट आईपीओ आया था अडानी विल्मर, क्लियर। सो अडानी विल्मर का जो इश्यू प्राइस 230 था, हमारा टारगेट 316 था, लिस्टिंग गेन नहीं, 6-12 महीने रखो। अब अडानी विल्मर मतलब भारत की सबसे लीडिंग वेजिटेबल ऑयल कंपनी है। अब ये होप्स हो कि ये रिपोर्ट हमारे वेबसाइट पे है, वंश कैपिटल एडवाइजर्स पे, तो जो वहां मिल रही है तो मैं आपको पूरा नहीं पढ़वा के दिखाऊंगा, कम से कम ये 26 पेजेस का है। जस्ट आई कुड हैव अ स्मॉल स्नैपशॉट। मैंने कुछ कंपनियों की कंपैरिजन यहाँ रखी है, अडानी विल्मर, रुचि सोया रामदेव बाबा की, टाटा कंज्यूमर टाटा की, और मैरिको पैराशूट वाले की, बराबर। तो आप देखना 4 कंपनियों के 2021 मार्च में सबसे ज्यादा सेल्स किसका है, रुचि सोया। प्रॉफिट सबसे ज्यादा किसका आता है, मैरिको का 1500 करोड़। प्रॉफिट मार्जिन सबसे कम किसका है, 3.84% अडानी विल्मर का। लेकिन ये लोग केवल प्योरली वेजिटेबल ऑयल ही ज्यादा बेचते हैं और इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम ही होता है। ऐसे मैरिको सफोला भी बेचेगा, सफोला, लेकिन मैरिको आपके जो जेंट्स के बाल के जितने आइटम होते हैं, ग्रूमिंग के थे जो, वो सारे आइटम भी बेचता है, तो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। मसाला और बेचेगा, ये वो सारी चीजें, तो मार्जिन इज हाइयर। बट अगर आप देखें मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो पे ये स्टॉक चीपर था 4.33, कैश पी पे ये स्टॉक 20.90 था, बाकी सारे स्टॉक 26, 42 और 38 है। इसका मतलब है कि अडानी विल्मर एक तो चीपर स्टॉक है विद इन एफएमसीजी ग्रुप। या मैंने कई रिपोर्ट्स ऐसे पढ़े खुद के इनके ड्राफ्ट के अंदर, या ये नाम ही नहीं है एक्चुअली, रुचि सोया एंड मैरिको, वो सारे नाम कोलगेट एचयूएल है, वो ऑल डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी प्लेयर है। जिससे इसे कंपैरिजन करना ब्रिटानिया बिस्किट वाले का कंपैरिजन करते तेल वाले से, नॉन लॉजिकल कंपैरिजन से। और इसलिए हमने इसके टारगेट रखे थे कि 2021 के अर्निंग पे हाईएस्ट टारगेट 275 है, और 2022 इस साल के अर्निंग पे हाईएस्ट टारगेट है 316। और ये स्टॉक अनेक लोगों को लगता है सरप्राइज है, 230 रुपए का ये स्टॉक हार्डली 4-7 दिनों में 400 के पार लग गया। तो आपको पेटीएम का अनुभव लेना ही नहीं चाहिए था, और लिया हो तो भुलाना चाहिए था, यही कहूंगा ना मैं। जिस कंपनी की कमाई नहीं, कमाने का निश्चित मॉडल नहीं है, और आपकी पहली कमाई ना कमाने वालों के ऊपर कैसे डिपेंडेंट रह सकती है। ज्ञान भी उन्हीं पुरुषों से लेना चाहेंगे ना आपकी जो खुद ज्ञानी हो। तो शेयर मार्केट की कमाई तो उन्हीं कंपनी से आएंगी कि जिन कंपनी ने अपने बिजनेस में कोई कमाई की हो। नहीं तो आज इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेस उसका टारगेट रिड्यूस कर करके 700 पे लेके आए। मतलब किसके समझ भरोसे के ऊपर पैसे लगता है, मैंने नहीं रिकमेंड किया किसी को पेटीएम वेटीएम ऐसे अनेक कंपनी। नाउ अगर आप देखें और सेकंड कंपनी, एक बहुत सिंपल बारबेक्यू नेशन, ये कौन सी पीरियड में आए थे, उस पीरियड में हम होटल में नहीं जाना चाहते थे, सच कह रहा हूं मैं। आप तारीख पढ़ लेना, आज से बिल्कुल 1 साल पहले, मार्च 2021। इतिहास में बाद में कहेंगे लोग,
भारत की कोरोना के अंदर की सबसे भीषण वेव कौन सी? वेव 2, जहां नेता सभा में और जनता को कम पड़ा ऑक्सीजन। इज इट क्लियर ना? और उस पीरियड में होटल को परमिशन थी क्या? मुझको अभी भी याद है कि उस पीरियड में ना होटल को, सॉरी रेस्टोरेंट्स को बंद थे और सिर्फ पार्सल को परमिशन थी। और ऐसे पीरियड में भी ये फेमस कंपनी बारबेक्यू नेशन ने रिकमेंड की थी, लेकिन ऐसे नहीं लिस्टिंग गेन होगा क्या? रखो भाई 6-12 महीने, 931 हाईएस्ट रेट है, इश्यू प्राइस कितनी? 500। पता है ये लिस्टिंग के बाद जस्ट 10-15% पीछे भी आया था, ज्यादा रिटर्न नहीं आया, लेकिन 6-12 महीने में इसका हाईएस्ट रेट कितना है? बारबेक्यू नेशन 1500 के करीब, 500 का स्टॉक। साल भर घर बैठ के घर का पौष्टिक चीज खा के बाहर लोगों को रेस्टोरेंट में भेज के इतने पैसे बनते देश में, बराबर ना? तो ये 1500 पे पहुंचा हुआ स्टॉक है, कौन सा? बारबेक्यू नेशन। चेक करो। तो ऐसे बहुत सारे रिटर्न्स एक्चुअली बनते आईपीओ से। तो आईपीओ के तहत स्टॉक मार्केट से ग्रेट वेल्थ क्रिएशन आपने की क्या? ये हाईएस्ट रेट है, देखो लिस्टिंग का ये रेट कितना था इसका फर्स्ट डे? 589, उसके बाद ये जस्ट 536, मतलब हार्डली 5-7% ही रिटर्न्स में रहा। और उसके बाद अगले 4-5 महीनों में ये 500 रुपए का स्टॉक अक्टूबर के 21 में हाँ बराबर 1900 तक हो गया ऑल टाइम्स। भले हमारा टारगेट 1900 नहीं था, लेकिन 900 तो था ही। और जिस वक्त आप सोचना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक इन्वेस्टमेंट में सारी पॉइंट पॉजिटिव आते हैं और तब इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो दो लॉजिक पहले समझ लो। 90% ऑफ टाइम सारे न्यूज पॉजिटिव कभी नहीं होते। मेजोरिटी न्यूज पॉजिटिव हो तो ही एक्चुअली हम इन्वेस्टमेंट किक ऑन कर सकते हैं। और सारे न्यूज पॉजिटिव हो जाए तब तक अनेक स्टॉक मिलेंगे नहीं, या मिलेंगे तो काफी महंगे पे मिलेंगे, और जिससे शेयर मार्केट में आपकी कोई दमदार कमाई नहीं हो सकती। इसलिए 4 न्यूज पॉजिटिव है, 1 न्यूज नेगेटिव है, कम इन। हम ये ऐसे कोई जैसे पूरा ऑफिस क्लीन चाहिए, पूरी गाड़ी क्लीन चाहिए, ऐसे कंसेप्ट शेयर मार्केट में नहीं कर सकते। एक भी नेगेटिव न्यूज नहीं होनी चाहिए, ये वो कंसेप्ट नहीं है। और इसकी वजह से अनेक सामान्य लोगों का पैसा शेयर मार्केट को अकाउंट खोल के समझ के भी उतना नहीं लगता जितना वो लगा सकते हैं उनके कैपेसिटी में। गणित शेयर मार्केट का अलग है ना, थोड़ा लक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ये मार्केट आपके लिए। इज इट क्लियर? तो दोस्तों आईपीओ ने 2021 में बहुत धमाल की, लेकिन 2021 में अगर कोई कहेगा पेटीएम, जोमेटो, पॉलिसी बाजार ये मेरे अनुभव थे, तो कदापि ये शेयर मार्केट की रचना नहीं है। दोनों लिस्टिंग गेन इतना दमदार कंपनी मॉडल और अंडर वैल्यूएशन हो तो लिस्टिंग गेन मिलेगा ही, लेकिन लिस्टिंग गेन मिला नहीं इसलिए मैं शेयर मार्केट से लॉस बुक करके वापस आऊंगा, इस तरह का कंपनी के बिजनेस मॉडल पे कभी पैसे नहीं लगाते। इसलिए दोनों की तैयारी करनी है। मतलब मैं मेरे रिकमेंडेशन में लिस्टिंग गेन ओनली ये वर्ड हटा चुका हूं कब से, क्योंकि सेकंड डे क्या कंपनी का बिजनेस बंद होता है क्या? या सेकंड डे से अधोगति स्टार्ट होती है बिजनेस में? हर सेक्टर कंपनी अलग इंडस्ट्री की है, अलग वैल्यूएशन की है। बॉलीवुड की पिक्चर हर हफ्ते की कैसे अलग स्टोरी से आप पढ़ते हैं ना, तो देखते, वैसे शेयर मार्केट के आईपीओ अलग कंपनी के रहते हैं। सो डोंट मेक एनी स्टैंडर्डाइज थ्योरी हियर कि लगाना ही है, नहीं लगाना है, पहले दिन ही बेचना है। ये सब कस्टमाइज खेल है, स्टैंडर्डाइज। ये देखो हैप्पीएस्ट माइंड, ये मेरा रिकमेंडेशन था एडवाइजरी के स्टार्टिंग में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाली कंपनी, 166 का लिस्टिंग, 395, और एक साल में 1500, 850 का रिटर्न। तो क्या हम उनको कहेंगे सारा पहले दिन ही बेचो? रूट मोबाइल सेम, एसएमएस मार्केटिंग करने वाली कंपनी, ईमेल के लिए एक्सेट्रा, 350 का शेयर 2400, 580% रिटर्न। सेकेंडरी मार्केट से भी खरीद सकते थे 735 पे। अभी के अभी का आपको बताओ एक बहुत सिंपल, देवयानी इंटरनेशनल कंपनी पता है क्या करती है? देवयानी इंटरनेशनल के पास बेसिकली फ्रेंचाइजी है पिज्जा हट एंड केएफसी की। इसका इश्यू प्राइस था 90, लिस्टिंग हुआ 140, बाद में 110 पे भी अवेलेबल था, और 198 का रिसेंट हाई है। तो आईपीओ में शेयर नहीं मिला तब भी खरीदना चाहिए था। और ऐसा अगर आपको लेटेस्ट कोई एग्जांपल चाहिए एकदम क्लीन, क्योंकि अगर हम डरे हुए नए हैं तो बहुत क्लीन एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मेट्रो, ये जो कंपनी ना, मेट्रो ब्रांड, मोची ब्रांड, प्रीमियम सेगमेंट के फुटवेयर्स, इश्यू प्राइस 500, लिस्टिंग के दिन 410, अभी रिसेंट आया 673, और अभी रेट 550। हमारा आज भी टारगेट है इसके 750 के करीब, अगर वो 6-12 महीने होल्डिंग पीरियड कम समझे तो। इज इट क्लियर? तो पब्लिक इश्यू में पैसे बनते, लिस्टिंग गेन, शॉर्ट टर्म गेन, सेकेंडरी मार्केट से खरीदो, लेकिन अनेक कंपनियां आपको टालनी भी पड़ेंगी। अदरवाइज एक दो बैड एक्सपीरियंस पब्लिक इश्यू के जिंदगी मत बनाना, यहाँ मिलते ही नहीं, या मिला तो उसका रेट नीचे,
नो, देयर शुड बी डिफरेंट प्लानिंग चाहिए आपके लाइफ में, मल्टीपल अकाउंट चाहिए आपके पास, एप्लीकेशंस बढ़ाओ, शेयर की संख्या मिलने की आपको बढ़ेंगी, और अच्छे कंपनियों के चुन चुन के लगाओ। क्लियर? ये कोई वो खेल नहीं है कि मार्केट तेजी में तो मैं लगाऊं क्या। मार्केट पे पैसे नहीं लगाते, सिर्फ मार्केट में आते हैं, मार्केट में पैसे नहीं लगाते, उस कंपनी पे लगाते हैं, उसका सोचो। तो पॉइंट क्या है कि आईपीओ वेल्थ क्रिएटिंग है क्या। आप पूछेंगे कि एलआईसी का आईपीओ लगाना चाहिए क्या, क्या लगता है आपको? लगाना चाहिए, क्यों? क्योंकि लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी है। लेकिन इसमें क्या कॉशस है, एक, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां डे बाय डे स्ट्रॉन्गर हो रही है। अनेक लोगों को भ्रम है कि एलआईसी का क्लेम रेशो ज्यादा है। एलआईसी के क्लेम रेशो से एचडीएफसी का क्लेम रेशो ज्यादा है। क्लेम सैंक्शन 1.1% ज्यादा है उनका। अगर 97 होगा ना एलआईसी का, तो एचडीएफसी का 98% है। दीज आर मेनी कंपेरिजन। सिर्फ एलआईसी पे जो अच्छा सोचना चाहिए ना, वो इश्यू प्राइस है। इश्यू प्राइस क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, वैल्यूएशंस क्या है, उसके ऊपर एक्चुअली सिलेक्शन करना। आई होप सो ये एलआईसी नहीं, शेयर मार्केट के लिए आदत लगानी चाहिए। अगला पॉइंट क्या है, व्हाट इज अ फाइनेंशियल प्लान। ओके, सो माय फ्रेंड, फाइनेंशियल प्लान मतलब क्या, लाइफ में आप शेयर मार्केट में भी पैसे लगा के ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाएंगे। अब इस पैसे का उद्देश्य क्या है, खर्चा करना। और खर्चा वो जो जीवन को कुछ जीवन बनाता है, दिशा देता है, आनंद देता है, वो क्या खर्चे होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट टाइम बेस्ड एंड साइज बेस्ड खर्चे होते हैं। जैसे अगर आपको बच्चों का एजुकेशन करना है तो आज उसकी कॉस्ट 10 लाख है, तो इन्फ्लेशन अगर उसके अंदर जोड़ दे तो 41 लाख उसकी कॉस्ट बन सकती है 15 साल के बाद, कंसिडरिंग 10-15% इन्फ्लेशन है। पोस्ट ग्रेजुएशन का 20 साल का खर्चा 10 लाख आज हो तो वो 67 लाख हो सकता है। मैरिज का खर्चा आज 25 लाख है, तो 25 साल के बाद जो फूड इन्फ्लेशन है 50 लाख तक पहुंचा। आज अगर रिटायरमेंट की कॉस्ट 25 साल के बाद आप सोच रहे हैं, करंट कॉस्ट 2 करोड़ है, 80,000 पर मंथ पैसा आना चाहिए 25 साल तक, तो फिर फ्यूचर की कॉस्ट वो 10 करोड़ है। तो तरह तरह की एक्चुअली ये बातें हैं, इसको कहते हैं लाइफ गोल। डिफरेंट ड्यूरेशन के बाद आपका मैरिज, हायर एजुकेशन बच्चों का, घर खरीदना, रिटायरमेंट, जैसे इधर लिखा है डाउन पेमेंट अगर आज 32 लाख है आपका, तो 15 साल के बाद जो कुछ भी 4-6% होम लोन का, होम का इन्फ्लेशन है, तो 90 लाख पहुंचेगा। कोई भी लाइफ का खर्चा आगे जाने से कम अमाउंट पे नहीं आता, इसलिए पैसे को बहुत जल्दी जुटाना जरूरी है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब क्या, लाइफ में जो आगे इंपॉर्टेंट खर्चे हैं उन सभी खर्चों का समय रहते हुए पहले ही समझना और इन्वेस्टमेंट का नियोजन करना, तो हमारे बहुत सारे गोल्स टाइम पे अचीव हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस ना आ जाए, गोल मिस ना करे, और इन चीजों के लिए आर्थिक नियोजन हो। और 70-80% बार लोग लेट प्लानिंग करते हैं, ये रियलिटी है। क्योंकि लोगों को हम स्वभाव बनाते हैं, अरे जिंदगी जी ले, कल का क्या भरोसा, डरता क्यों है। ये खाली पीली डायलॉग है। वो बॉलीवुड के लोग जो ऐसे डायलॉग भी मारते हैं ना, वो एक एक पिक्चर के 50-100 करोड़ लेते हैं। ट्रू और फॉल्स? अगर कोई आवारागर्दी करते हुए ऐसे डायलॉग कर रहा है, क्या जिंदगी उड़ा लो, पैसे उड़ा लो, मजा कर लो, कल किसने देखा है, तुम डायलॉग कहाँ से सीख के आए? ये जिंदगी कल हो ना मिलेंगी दोबारा, ये बॉलीवुड के पिक्चर, ये उनको तो स्क्रिप्ट तैयार करना है, आपको मनोरंजन करना है, आपको वो दिखाना जो आप करते नहीं है, लेकिन उसके पैसे वो कितने लेते हैं। तो डिफरेंट लॉजिक है ये दुनिया कमर्शियली। इसलिए मेरे ख्याल से दुनिया का छोड़ो, पड़ोसी का छोड़ो, खुद का नियोजन करो, फिर हम भी एक्टर बनते हैं कमाने के बाद। हाँ ऐसे करो, उड़ाओ, बट हमने तो नियोजन किया हमारा। इज इट क्लियर? सो मेरे ख्याल से हमारे ये जो गोल है ना, उसके वेरिएशंस होते हैं। कितने लोग अपने लाइफ में ये गोल पूरा करेंगे ऐसे लॉजिक सोचते हैं, यस मैं घर ले ही पाऊंगा, वर्ल्ड टूर कर ही पाऊंगा, तो कर पाए तो उसको कहते हैं कंप्लीट, ये पहला उद्दिष्ट है। वो ना हो जाए उद्दिष्ट तो सेकंड में हो जाता है डिले होता है। आदमी घर 35वें साल की जगह 55वें साल भी घर लेता है, गाड़ी भी 30 साल की जगह 45 साल के लाइफ में आती है, आती की नहीं। और जो चीजें जिंदगी में डिले आती है, वो व्यक्ति और फैमिली में उतनी खुशियां लाती है क्या जितनी वो समय पे आने से आती है। मेरा सब व्यक्तिगत सोच है कि अगर 25वें साल पे अगर किसी को कार मिल जाए, नहीं थी फैमिली में, तो उस व्यक्ति को कार का जितना आनंद होगा वो 40वें साल में नहीं होगा। और 25 साल में वो व्यक्ति कार खुद ड्राइव करके 4 लोगों को लेके जाएगा बेवजह। वो 40 साल के वक्त आपकी कार आएंगी, खुशी नहीं आएंगी। सिर्फ पेड़ा आएगा, पाव किलो की जगह आधा किलो आएगा, खुशी नहीं आएंगी। ओके, ड्राइवर आएगा, आपको ड्राइविंग की खुशी नहीं आएंगी। आप सोचते रहेंगे कि कौन सा उचित मौका है तभी ये गाड़ी की यूज करनी है। मतलब आपका जो आनंद है डिफर्ड हो जाएगा एंड रिड्यूस्ड। जब हमारे जिंदगी में ये गोल क्या होंगे, डिले आएंगे जरूर, लेकिन समय जाके, समय के बाद। कुछ लॉजिक नहीं है, मतलब
कि आप मेरे वो हम मान लेते कि चलो अचीवमेंट किया, तो उम्र क्या है तुम्हारी, उतनी खुशी है क्या उसकी? इसलिए नियोजन बहुत जरूरी है कि 10 कार लेके खुश नहीं होता आदमी, एक ही कार लेके खुश होता है जब पहली कार नहीं होती तो। लेकिन उस पहले कार के लिए भी प्लानिंग नहीं है, वो भी डिले होती है। लॉजिक क्या है? अरे तुम क्रिकेट मैच देखते हो, तुम्हारे क्रिकेटर के पास कितने कार्स है, उनके कितने होटल्स है, उनके कितने घर है? आपकी वजह से, क्योंकि आप अपना समय उनको देते हैं देखने का। हमारा पहला वाला चीज डिले क्यों? शॉर्टन। शॉर्टन मतलब क्या? नहीं नहीं, 2 BHK नहीं, 1 BHK। क्यों? जॉब का भरोसा नहीं, इनकम कम ज्यादा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा, चल शॉर्ट टर्म होता ही कि नहीं? टूर 7 दिन नहीं 5 दिन, वर्ल्ड टूर नहीं डोमेस्टिक टूर, ऐसा भी होता होगा। ये कॉलेज नहीं, नीचे का कॉलेज। पेरेंट्स भी कहते होंगे अरे तब पैसे नहीं थे, नहीं तो तेरे को अच्छे कॉलेज में सिखाते, तब तो तुम्हारा बच्चा तो काम करता ही नहीं था, तो कमाई तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर थी, पेरेंट्स की कमाई नहीं थी तो मजबूरी थी, ऐसा कॉलेज दिया। वो उसको भी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत है कि जिस टाइप का कॉलेज है, उस टाइप का एजुकेशन है, उस टाइप का रिक्रूटमेंट होता है। ये 60-70% पार्ट है। 100% लागू नहीं होता, लेकिन 60-70% लागू होता है। आप कौन से शहर के कौन से कॉलेज से सीख के आए, प्रोफेसर को ही सिखा के आए, ऐसे भी कॉलेज होते, फैक्ट है वो। सिर्फ समय कम, इसलिए मैं उदाहरण नहीं देना चाहता। तो शॉर्टन, आप इसमें से कौन से गोल है जो अपग्रेड करना चाहते हैं? क्योंकि अनेक बार लोगों का होता है मेरे पास घर है, तो अब शादी एक बार की तो 2 बार नहीं करेंगे ना, तो अपग्रेड कौन सा गोल कर सकते हैं? घर 2 BHK का 3 BHK कर सकते हैं, घर का बंगला कर सकते हैं, डोमेस्टिक टूर का वर्ल्ड टूर कर सकते हैं। तो बहुत सारे गोल्स अपग्रेड भी किए जा सकते हैं, एंड अगला पार्ट कैंसिल। अनेक लाइफ में ऐसे मौके आते हैं, किसी ना किसी का, मेरा भी आपका भी, कोई ना कोई गोल कैंसिल हो जाता है क्योंकि समय गया, पैसा नहीं है। आई होप सो आई विल नॉट एबल टू अचीव इट। ये कुछ भूमिकाएं हमारी जिंदगी में घूमती रहती है। फिर व्यक्तियों को फाइनेंशियल स्ट्रेस, वो ये सभी उसके साथ लिंक्ड है। इसलिए मेरे ख्याल से ना, जिंदगी में ये सारे चीजों को व्यक्ति ने सोचना चाहिए। हेड ऑफ फैमिली के हिसाब से तो 10 बार सोचना चाहिए। तुम्हारी खुशियां परिवार की खुशियां, लेकिन तेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है तो कौन सोचेगा? इज इट क्लियर? इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके जीवन में सारे पैसे हो सकता है इन्वेस्टमेंट से नहीं आएंगे इस वक्त, लेकिन पहले तो सर्विस बिजनेस से आएंगे। लेकिन उसको स्ट्रेंथ बनाओ, वो शॉर्ट ना पड़े, इसलिए इन्वेस्टमेंट तगड़े चाहिए आपके, हेवी रिटर्न्स आने चाहिए। क्लियर? देन लाइफ अप्रोच क्या है? पैसे चाहिए, क्योंकि अनेक लोग कहते हैं जिंदगी में क्या चाहिए? पैसा कमाना है। अरे वेरी गुड। सेकंड क्या कहते हैं कि फिर ऐसा है क्या कि पैसा अच्छी बात नहीं केवल, लेकिन अनेक चीजें पैसे से ही आती है, इसलिए पैसा चाहिए। ट्रू और फॉल्स? तो आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल लो ना, नेक्सॉन 15 लाख पे आती है, तो पर्यावरण बचाना है तो भी पैसे लगते पहले। दिस इज अ फैक्ट। आप आई एम अहमदाबाद में जाओ ना MBA करने के लिए, कितने पैसे लगते हैं? 15 से 25 लाख लगेंगे। आप VIM में जाओ पुणे में, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट, काफी कम लगेंगे, 3 से 8 लाख। लेकिन दो जगह पे रिक्रूटमेंट में आने वाली कंपनियां और प्रोफेसर की ट्रेनिंग, इसमें फर्क हो सकता है, क्योंकि बेवजह लोग नहीं देते होंगे 15 से 25 लाख केवल डिग्री IIM की। हु सेड दैट? इस देश का सौभाग्य देखो कि महानगर पालिका का स्कूल और महानगर पालिका का हॉस्पिटल लोगों को अच्छा नहीं लगता, सरकारी है। और उसी सरकार का एम्स नाम का हॉस्पिटल और उसी सरकार का IIT IIM लोगों को अच्छा लगता है। तो सरकार के पास भी दो साइज है, बिल्कुल सस्ता वाला सरकारी और बिल्कुल अच्छा वाला सरकारी। हॉस्पिटल में एम्स हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट आज भी देश में टॉप मोस्ट पे है, सिर्फ फिर उसका वेटिंग लिस्ट काफी लंबा होता है। तो आई थिंक तरह तरह की चीजें, पैसे इसलिए भी चाहिए, अगर पैसे ना हो तो चिंता व्यक्ति को सताती है। मैं बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन बॉडी डिसऑर्डर जो होती है ना, वो फिजिकल डैमेज से नहीं होती, अनेक बार मेंटल डैमेज से होती है। जो कुछ भी चिंता आपको सताएंगी, वो आपका दिमाग, आपकी दिल की धड़कने, हाइपर ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे करके इस बॉडी को बिल्कुल विध्वंस कर सकती है। इसलिए व्यक्ति ने पैसे नहीं है तब भी शांत होने चाहिए, और पैसे कमा के भी शांत होना चाहिए। दिस इज अ फैक्ट। समाधान, अब अनेक बार हम कहते हैं समाधानी है व्यक्ति, मतलब क्या? धन नहीं है, समाधान है। लेकिन समाधान के अंदर भी धन है, मतलब धन होना ही चाहिए तो समाधान ज्यादा आता है। इज इट क्लियर? तो मनी मेक्स लाइफ स्ट्रेसफुल। अगर पैसे ना है तो लाइफ में स्ट्रेस आना कलयुग में सामान्य बात है। या एक्चुअल लाइफ ऐसी है कि फर्स्ट हाफ में हमारे लाइफ में एक्टिव मनी आता है, मतलब आपकी उम्र जितनी कम होंगी, 20-30 साल, आप सर्विस बिजनेस करके पैसे लाते हैं, तो आपकी इच्छाएं ज्यादा है, पैसे कम पड़ रहे, तो इन्वेस्टमेंट के पैसे चाहिए, सपोर्टिंग साइड बाय साइड सेकंड इनकम, स्टॉक मार्केट हो, फाइनेंशियल मार्केट हो। उम्र आपकी बढ़ेंगी, अर्ली रिटायरमेंट लोग कैच कर रहे हैं, नहीं नहीं 60 नहीं 45 साल का रिटायरमेंट बताओ, तो तुम रिटायर जैसे होगा, एक्टिव इनकम तुम्हारे लाइफ में नहीं आएगा, तब कौन सा इनकम बचेगा? FD इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी का रेंट, म्यूचुअल फंड का गेन, बॉन्ड का इंटरेस्ट, शेयर मार्केट का रिटर्न्स, गोल्ड कमोडिटी, यही आएगा। तो उसकी कसरत कब से चालू की है? अफसोस, अनेक इंडियंस
50-60 साल के बाद सीरियस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। इसलिए भी बहुत बड़े लाइफ के सेकंड पार्ट में पैसे नहीं आते। जितना जल्दी जिस दिन से समझे हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट की बातें, फाइनेंशियल प्लानिंग की करना चालू करो, उतना लाइफ में खुशियां आएंगी, गोल अचीव करेंगे और जीवन का खुद का और फैमिली का अगला पीरियड फाइनेंशियली और हैप्पीली ही जाने वाला है। पैसे भी आएंगे और पैसे के आधारित खुशियां भी आती है। इज इट क्लियर? क्योंकि आज आपका नियोजन एफडी के इंटरेस्ट रेट से और प्रॉपर्टी 1 करोड़ की परचेज करके उसका 30,000 का मंथली रेंट लेके नहीं चल सकता आपका, क्योंकि अनेक एफडी के इंटरेस्ट रेट 6% के अंदर है और प्रॉपर्टी खरीद के रेंटल देने का यील्ड 3% के अंदर है। ये मैं इसलिए कहता हूं कि मुझको पता है कि हम इंडियंस है और हमारा इंडियंस का ये ट्रेडिशन रहा है, इंश्योरेंस पॉलिसी, फिक्स डिपॉजिट्स, प्रॉपर्टी में डालना, क्योंकि शेयर मार्केट में ऐसे लगता है रेट नीचे जाता है, कंपनियां बर्बाद होती है, कंपनी ही डुप्लीकेट होती है क्या, तो आपको प्रॉपर्टी ओरिजिनल मिलती है। इज इट क्लियर? आज एनएससी के प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनल कंपनियों के शेयर डायरेक्ट खरीदने का मौका आ चुका है। ये फेज चल रहा है जहां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं। ये भी एक दौर है, वहां आपको पहला डीमेट अकाउंट भी खोलना पड़ेगा, ये भी आपका दौर। क्लियर? होप सो। अगला पॉइंट क्या है? लोग फॉलो कैसे करते हैं फाइनेंशियल एडवाइस? मास मीडिया, जहां का भी मिलता है, लेकिन वो सब कुछ अलग अलग सब्जेक्ट पे अधूरा अधूरा होता है। होप सो अगर एक ही व्यक्ति के पास स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल प्लानिंग का कंप्लीट नॉलेज लेना, तो फिर वो व्यक्ति सारे प्रोडक्ट भी बता सकता है, कौन सा है कौन सा नहीं है बता सकता है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसको मैच करवा सकता है। जैसे मैं सोचता हूँ लोग कैसे ना, इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, एडवाइस चाहिए, सीए नहीं बनते। लीगल हेल्प चाहिए, वकील नहीं बनते। खुद की बीमारी डॉक्टर से तय करवा के लेते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा करते हैं, खुद ही खुद का रिसर्च करते, खुद ही खुद का एडवाइजर बनते, जिससे आप 20-30-40% का ही पार्ट इस मार्केट का समझ सकते हैं, 100% नहीं। और जिससे प्रॉब्लम किसी को नहीं है, सिर्फ व्यक्तिगत धन या तो कम बनता है या लॉस होता है। एज शेयर मार्केट में यह अनुभव थोड़ी है कि किसी को लॉस ही नहीं हुआ, किसी को लॉस हुआ इसलिए शेयर मार्केट स्टॉप किया, ऐसे अनेक लोग हैं ना, दिस हैपेंस। अनेक लोगों को एफडी से भी घाटा होता है, डीएस कुलकर्णी के पास एफडी रख के। अरे अनेक लोगों ने फ्लैट खरीद के बिल्डर ही गायब होता है। फाइनेंशियल अवेयरनेस हर जगह पे चाहिए, हर जगह पे। देखो एसआईपी के जो रिटर्न्स है वो इस वक्त 24% है, 3 साल के एसआईपी के। लेकिन ये एसआईपी के रिटर्न्स हर साल 24% नहीं आते। अब मार्केट डाउन है 3 साल पहले के, वहां से इन्वेस्टमेंट किया इसलिए 24% है। बाद में जब इसका यहां से चालू करेंगे आप हायर रेट पे इन्वेस्टमेंट, तो ये रिटर्न्स कम आते हैं। इसलिए हमेशा सेम रिटर्न ही आएंगे ऐसे नहीं है। देन एक जस्ट आपको एग्जांपल है, आप अगर उस पीरियड को समझते तो इसको एग्जांपल में रखना। 2008 पता है क्या? मार्केट पिक, मतलब अमेरिकन मार्केट क्राइसिस के पीरियड का पहले का पीरियड है। जनवरी 2008 के बाद अमेरिकन क्राइसिस है। 2009 में मार्केट का बॉटम है। ओके, तो अगर आपने 2008 के शुरुआत में एसआईपी की होती और कोरोना के पहले उसका रिटर्न लिया होता 12 साल का, तो आपके 14.5 लाख के 28 लाख होते, 10% रिटर्न है। मतलब तेजी से, ये मंदी स्टार्ट होने के पहले का पीरियड में। अगर मंदी से स्टार्ट करते, मतलब मार्केट बॉटम, मतलब 2009 में मार्च में ये तेजी जो फॉल था 2008 का वो खत्म हुआ था, वहां से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते, 13,10,000 समथिंग लगाते। पैसे कम लगाए, ड्यूरेशन कम है, आपकी अमाउंट ऑलमोस्ट थोड़ी कम आती, 23 लाख और 10% रिटर्न है ऐसा। और अभी इसकी तुलना करें कि जनवरी 2008 के गिरावट के पहले पैसे लगाते और ये जो लॉकडाउन लगा था ना आपका पहला 23 मार्च 2020, यहाँ उसको एग्जिट करते हैं, तो जो रिटर्न आपके 10% आते ना वो केवल 3% पे आए। इसको कहते हैं पुअर टाइमिंग, एंट्री की सही पीरियड में, मार्केट गिरने के पहले हाईएस्ट रेट पे, और एग्जिट की मार्केट गिरते वक्त 12 साल के बाद। रिटर्न कम, ना समझा, जीवन में फाइनेंशियल स्ट्रेस पैसे निकाल, हाथ में केवल 3% रिटर्न आ गया, 1/3। मतलब तात्पर्य क्या है? केवल ये 2 महीने, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने आखिर के 12 सालों के आपकी रिटर्न पूरे 12 साल के 11% की जगह 3% लाते हैं। इसलिए लोग हो सकता है ना सीखने के बाद भी बहुत डरेंगे टाइम टू मार्क कि 12 साल में 2-3 महीने भी आगे पीछे एंट्री एग्जिट कर लेना तो रिटर्न ड्रास्टिकली कम ज्यादा हो जाते हैं। और इसलिए खुद के मन से एंट्री, खुद के मन से एग्जिट, खुद के मन के सामने टीवी पे दुनिया भर की क्रूड ऑयल $140, यूक्रेन, अभी जैसे तो आप दुनिया को नया सब्जेक्ट देंगे, आरवी इन या आरवी टूवर्ड्स, क्या शब्द होगा ये? आरवी इन और आरवी टूवर्ड्स क्या? थर्ड वर्ल्ड वॉर। इज इट हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन?
क्योंकि 22-25 दिन युद्ध चल रहा है, किसी की नहीं सुन रहे हैं, तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत ही है। ये माहौल या सोच आएंगी और आपकी एंट्री एग्जिट डिफर करेंगी, क्योंकि आपके पास कंपनियों का स्ट्रॉन्ग स्टडी नहीं है, इंडस्ट्री का स्ट्रॉन्ग स्टडी नहीं है। जितनी लोग चर्चा करते हैं ना शेयर मार्केट में, वो सारी ज्यादातर इकोनॉमी की, लोकल एंड ग्लोबल, फिर इंडस्ट्री की, कंपनियों का स्टडी काफी कम होने की वजह से इनडायरेक्ट और लेस इंपैक्ट करने वाली चीजों के ऊपर लोगों की डिपेंडेंसी ज्यादा है, और फिर इस वजह से ऐसे एंट्री एग्जिट हो कैसे रिटर्न डिफर करते हैं। तो होप सो कि आप म्यूचुअल फंड का रास्ता अपनाते हैं, एसआईपी का रास्ता अपनाते हैं, लेकिन फिर स्टडी एंट्री के वक्त भी डायरेक्ट नहीं है, तो एग्जिट के वक्त डायरेक्ट स्टडी क्यों करते हैं? मार्केट मंदी में और गिर सकता है ना, आई वांट टू एग्जिट। जानकार लोगों की सलाह लो। आपने जिंदगी में पहले बार मंदी देखी हो, आपने जिंदगी में पहले बार मंदी में अपने इन्वेस्टमेंट देखे हो, लेकिन अनेक लोगों ने ऐसे तेजी मंदी के इन्वेस्टमेंट 5-5, 10-10 बार देखे हो। तो साइकोलॉजी एंड लॉजिक दोनों ही उत्कृष्ट हो सकता है अनेक लोगों को, क्योंकि बाद में अनेक लोग बोलेंगे नॉलेज नहीं था, फिर मेरी साइकोलॉजी खराब हुई थी, डरा था मैं बहुत। इज इट क्लियर? टू सेव एंड ग्रो योर इन्वेस्टमेंट। अब देखो यहाँ एक दो स्लाइड और अच्छी दिखाता हूं आपको, आई ओपनर। ये स्लाइड भी अच्छी है कि एक सोच लो कि 25 लाख आपका कोई फ्यूचर गोल है 5-10 साल का, और 15 सालों में आपको 25 लाख इकट्ठा करने, और इन्फ्लेशन 7% रहने वाला है, और जिससे आपकी टारगेट की वैल्यू आज जो 25 लाख है वो 15 साल के बाद 7% इन्फ्लेशन से कितनी होती है? 68 लाख, और 12% रिटर्न आने वाला है आपको अगले 15 साल इन्वेस्टमेंट करके। ओके, और इन्फ्लेशन 7% की जगह 8% हो गया, 1% ज्यादा। तो आपका जो रिटर्न 12% ही लाता है आपको, लेकिन 68% लाने की जगह आपकी टारगेट वैल्यू 68 लाख की जगह कितनी हुई? 79 लाख। मतलब आपका शॉर्टफॉल कितना हुआ? 10 लाख। मतलब हम कहते हैं ना कि आज आपकी 25 लाख वैल्यू है हायर एजुकेशन की, तो बच्चों की 15 साल के बाद वैल्यू होंगी 68 लाख। तो एक्सपेक्ट क्या क्या? इन्फ्लेशन 7%, लेकिन वो 8% हो गया ना, तो 68 लाख की खर्चे की वैल्यू की जगह 79 लाख आएंगी, और आपको 10 लाख का शॉर्टफॉल है। तो एक शॉर्टफॉल फ्यूचर प्लानिंग में भी किससे आएगा? इफ इन्फ्लेशन गोज हाइयर। और आपको यकीन नहीं आ रहा है तो ये पीरियड इन्फ्लेशन हाइयर का चल रहा है। अमेरिका यूरोप में हाइयर ही हो चुका है इन्फ्लेशन, और आगे हाइयर ही रहने वाला है 6, 12, 18 महीने। भारत में भी स्टार्ट है वो फेज। क्लियर है? अगले 1-2 साल को इन्फ्लेशन कम होने वाला नहीं है। देन सेकंड क्या है? लाइफ गोल 40 लाख 12 साल में आपको अचीव करना है। 6% इन्फ्लेशन से उसकी वैल्यू हो जाती है 80 लाख, और एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको 15% है, तो एसआईपी करनी मंथली 21,000 की, और एक्चुअल रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं, रिटर्न एक्सपेक्टेड है आपको 15%। तो महीने के 21,000 डाल के 12 साल ये 21,000 इन्वेस्ट करेंगे, और 15% रिटर्न आप एक्सपेक्ट करेंगे, तो 40 लाख की करंट वैल्यू फ्यूचर गोल इन्फ्लेशन के साथ बनती है 80 लाख। उसको पूरा कर पाएंगे यदि आप 21,000 का एसआईपी करेंगे तो, इक्विटी स्कीम में नॉर्मली। लेकिन रिटर्न 15% की जगह 12% ही आते हैं। यहाँ इन्फ्लेशन हाइयर था, यहाँ रिटर्न कम आया एक्सपेक्टेड रिटर्न से एक्चुअल रिटर्न। तो आपकी वैल्यू 80 लाख की जगह 69 लाख जाती है, 11 लाख कम। तो ये तो मेरे ख्याल से दो गणित अलग थे। इन्फ्लेशन ज्यादा हुआ तो भी पैसे कम रहेंगे, रिटर्न कम आया तभी पैसे कम होंगे। इन दोनों को क्लब करो तो इन्फ्लेशन ज्यादा, और इस पीरियड में ऑब्वियसली रिटर्न कम होते हैं, क्योंकि कंपनियों के खर्चे बढ़ते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनियों की कम होती है, तो पैसे और शॉर्टफॉल हो सकता है। इसका मतलब क्या? फ्यूचर प्लान बनाओ और उसको रिविजिट करो 6, 12, 18 महीने के बाद। रिटर्न उतनी आ रही है क्या जितना एक्सपेक्टेशन है? महंगाई उतनी है क्या जितनी एक्सपेक्टेड के हिसाब से फ्यूचर गोल वैल्यू है? इज इट क्लियर? हाँ, एनी टाइम एग्जिट कर सकते हैं नॉर्मली। और एक पॉइंट क्या है, 57% लोग अलग अलग इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं? 57% कॉमन पूल फॉर ऑल गोल्स, मतलब इन्वेस्टमेंट बास्केट बनाते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते। 43% ही लोग हैं कि ये इन्वेस्टमेंट घर के लिए, ये इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट के लिए, ऐसे अलग करते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज ही न्यू है ना हमारे सबके लिए, इन्वेस्टमेंट की लैंग्वेज, फाइनेंशियल प्लानिंग की लैंग्वेज। देन जितने कितने भी चाइल्ड एजुकेशन के प्लान मार्केट में दिए जाते हैं, उसके रिटर्न्स कितने हैं? देखो, एचडीएफसी गिल्ट है, टाटा यंग सिटीजन है, इनके अगर आप रिटर्न निकाले 5 ईयर रिटर्न 15, 12, 13% है। और अगर मार्केट के फ्लेक्सी कैप इक्विटी फंड लाए तो 16% है। तात्पर्य इसका क्या है? अनेक स्कीम नाम से बनाए जाते हैं कि ये चाइल्ड फंड है, लेकिन पैसा इक्विटी बॉन्ड डिबेंचर में डालते हैं। डालने का तरीका ऑपरेशनल म्यूचुअल फंड की यूनिट जैसा ही होता है, लेकिन
लॉजिक इमोशन इकट्ठा है, चाइल्ड एजुकेशन 15 साल लॉक इन पीरियड, एंड रिटर्न्स ऐसे स्पेसिफिक प्लान के कम आते, लेकिन ऐसे नाम पे ना खरीद के स्पेसिफिक साइज के टाइप के अगर म्यूचुअल फंड खरीदे तो उसके रिटर्न ज्यादा आते। लेकिन ये बात आप एक्सपेक्ट मत करना कि एजेंट नाम की लॉजिक आपको कभी समझाए, फिर उनकी कमाई बंद होती है ना। इसीलिए बायर अवेयर मार्केट होता है कि खरीदार को कितना समझता है, फिर उतने डिपेंडेंसी कि हमने आपको कितना समझाना है। तो ऐसा नहीं है कि चाइल्ड एजुकेशन नाम का प्लान ही आपका हाईएस्ट रिटर्न देगा, और वही चाइल्ड एजुकेशन का बेस्ट प्लानिंग था। आपको प्रोडक्ट, रिटर्न, श्योर, पॉसिबल ऐसे अनेक चीजों से गुजरेंगे तो वही गोल्स अलग तरीके से भी पूरे किए जाते हैं। उसके लिए थोड़ी सी बैठक लंबी लगती है सोचने की। अदरवाइज लोग शॉर्टकट में, हाँ बच्चों का थोड़ा एजुकेशन प्लानिंग करना है, ये देता है क्या इतना, 10 से 15 साल में इतना गारंटेड रिटर्न है क्या, सोच के लोग काम कर लेते हैं। सो दोस्तों, यू शुड टेक केयर ऑफ दैट। जस्ट 1-2 मिनट में और लेता हूँ, फिर आपके क्वेश्चंस लेता हूँ। करेंटली व्हाट वी आर ऑफरिंग, जैसे मैंने कहा सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, तो हमारा एक एंगल है लोगों को एडवाइस देना। एक अच्छी सर्विस हमारी है इक्विटी एडवाइजरी सर्विस, जो आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन देंगी। V6 शॉर्ट टर्म 6 ट्रेडिंग स्टॉक, पोर्टफोलियो 15 स्टॉक का, आईपीओ रिकमेंडेशन, बायबैक राइट इश्यू रिकमेंडेशन, म्यूचुअल फंड के सारे स्कीम आपको रिकमेंड किए जाएंगे। साल में 4 बार क्वार्टरली गाइडेंस सेमिनार है। रिकमेंडेड कंपनियों के न्यूज रिजल्ट, जो अभी मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, ऐसे हम डीपली समझाते हैं। मतलब ज्ञान और धन दोनों एक साथ बढ़े, ये हमारी कोशिश है। सेकंड, बजट के ऊपर गाइडेंस होता है। आपका पुराना पोर्टफोलियो होगा तो कौन से स्टॉक रखने हैं, निकालने हैं, ऐड करने हैं, ये बताते हैं। मतलब आप 2-3 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल से शेयर मार्केट में मत रहो। इन द एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेनी है और 15-30 ही स्टॉक लगते हैं। दिस इज नॉट माई शोकेस कि अलग अलग कप्पे में अलग अलग चीजें रखूंगा मैं और वो ब्यूटीफुल दिखेगा, नो। देन ये इन्वेस्टमेंट के लिए ब्रोकर कोई भी चुनना है, अमाउंट आपको तय करना है, हमारा आपको एडवाइस आएगा, SMS, ईमेल, रिपोर्ट्स, रिलेशनशिप मैनेजर आपको असाइन किया जाएगा, वो आपको पूरी इन्वेस्टमेंट थीम समझाएगा। इफ एनीबडी वांट टू हेल्प दे कैन कम ऑफिस, डिस्कस एंड स्टार्ट इट। क्योंकि अनेक बार लोगों को स्टार्टिंग में ही ज्यादा हेल्प लगती है। मार्केट क्या, रिटर्न्स क्या, इन्वेस्टमेंट के तरीके क्या, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट में फर्क क्या है, तो ये एक सर्विस है हमारी। सेकंड जो हमारी सर्विस है, जो यहाँ हम कह सकते हैं केवल इक्विटी पे एडवाइस देते हैं, तो इक्विटी एडवाइजरी कहते हैं। मतलब इक्विटी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, डायरेक्ट मतलब शेयर के तहत और इनडायरेक्ट मतलब म्यूचुअल फंड के तहत। लेकिन आपको लगता है कि केवल एक एसेट की सलाह मत दो मुझको, मुझको शेयर के साथ म्यूचुअल फंड कंप्लीट चाहिए, फिर उसमें बॉन्ड फंड आते, डेप फंड आते, इंटरनेशनल फंड आते, ये सबका रिकमेंडेशन चाहिए। बॉन्ड्स, डिवेंचर, डायरेक्ट का भी रिकमेंडेशन चाहिए, रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स इन्वेस्टमेंट चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग चाहिए, इनकम टैक्स का टैक्स प्लानिंग स्ट्रक्चर चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें अगर आपको चाहिए। मतलब मल्टी एसेट एडवाइस, अलोकेशन के रेशो, और लाइफ में पैसा कैसा आगे बढ़ेगा, तो उसका गोल कॉस्ट क्या है और उसकी इन्वेस्टमेंट की थीम क्या है, तो ये सब कुछ हम अगर आपको बताएंगे तो उसको कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, और वो कर लेना चाहिए। तो जिंदगी में कम से कम 1-2 साल मल्टीपल एसेट को समझो, सलाह लो, उसका अलोकेशन रेशो रखो, और उन मल्टीपल एसेट से बैलेंस अप्रोच रखो। अदरवाइज हो सकता है कि केवल इक्विटी के रिटर्न अट्रैक्टिव जरूर होते हैं लेकिन रेगुलर नहीं होते। मल्टीपल एसेट्स उसको लगते ही है, क्योंकि आदमी बाद में सीखता है। पहले वो क्या पूछता है, हाईएस्ट रिटर्न किस में आते हैं, ये पहले पूछता है आदमी जिंदगी के पहले पीरियड में। और जब वो हाईएस्ट रिटर्न हर साल नहीं आते ना, और दूसरे एसेट में बार बार आते हैं ना, तो वो पूछता है, अरे यार गोल्ड बढ़ गया ना, 45,000 था ना, 54,000 हो गया ना, यार 20% बढ़ गया, ये तो स्टॉक 30% कर गया, तो किसी ने मुझको गोल्ड की सलाह क्यों नहीं दी। पहला पार्ट आप पूछने के लिए कभी गए क्या किसी को कि मुझको मल्टीपल एसेट के रिटर्न चाहिए? आपको ही पता नहीं, तो अनेक बार डेप फंड भी 30-40% रिटर्न देते हैं, लेकिन तब वो इंटरेस्ट रेट अप डाउन के साइकिल की वजह से बनते हैं। लेकिन तब आपको ये कंसेप्ट ही नहीं पता है डेप्ट क्या है, डेप्ट म्यूचुअल फंड क्या है, इंटरेस्ट रेट क्यों ऊपर नीचे होता है, उसके आधार पे डेप फंड कैसे रिटर्न क्रिएट करते हैं हायर। आज की तारीख में आपको सिल्वर इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन है, डेप फंड ले सकते हैं, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, मतलब एक प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर मैनेजमेंट भी ले सकते हैं आप अलग से। इतने सारे एवेन्यूज हैं। तो मेरे ख्याल से या तो प्रोडक्ट पता होना चाहिए, रिटर्न पता होना चाहिए, ड्यूरेशन पता होना चाहिए, लाइफ गोल पता होना चाहिए, टैक्सेशन पता होना चाहिए, और सारी सलाह लेनी है ऐसा प्रिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन हाथ में होना चाहिए, तब जाके आदमी करता है। ना तो मैं करूंगा 2-4 स्टॉक अभी ढूंढता हूँ, 2-4 स्टॉक आगे, अगर आपका इक्विटी का ही सर्च 1 by 1 सेक्टर का चल रहा है, 1 by 1 कंपनी का चल रहा है, तो मल्टीपल एसेट कब आएंगे आपके पास? तो वी आर वेस्टिंग टाइम ऑफ मनी मेकिंग,
ये पॉइंट वो जिंदगी में चला जाता है। और इसीलिए लोगों को सलाह लेनी चाहिए पूरी, और एक्सपर्ट लोगों से। इसकी फी 24,000 पर ईयर है। स्टार्टिंग में आपको 6 महीने की देनी पड़ती है फाइनेंशियल प्लानिंग में, पहले 12,000। या इक्विटी एडवाइजरी की पहली फी हमारी लगभग 15,000 है। तो केवल इक्विटी एडवाइजरी लेंगे तो 15,000 साल की है, 6 महीने की फी पहले देनी पड़ती है, 2 क्वार्टर्स की तो 7,500 है। और अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग लेना है तो उसमें इक्विटी एडवाइजरी इंक्लूड है, बट यू हैव टू थिंक फॉर योर सेल्फ। देन एक थोड़ा बहुत मैं हमारा एक ब्रीफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट के तहत भी सिलेक्शन के लॉजिक बताता हूँ, हाउ वी सिलेक्टेड। जैसे आपने ट्रेडिंग के कुछ देखे हैं, तो ये कुछ मेरे इन्वेस्टमेंट के रिकमेंडेड स्टॉक है। अपोलो हॉस्पिटल तब रिकमेंड किया जब हमारी एडवाइजरी स्टार्ट हुई थी, 1700 के करीब रिकमेंडेशन था, और एग्जिट 2500 के करीब हुआ, 47% रिटर्न है। अब यही स्टॉक बाद में 5,500 पहुंच गया है। अल्ट्राटेक 4,000 का स्टॉक था रिकमेंडेड पे, 334 दिनों का हाईएस्ट रिटर्न 77% है। महिंद्रा लॉजिस्टिक 294 का शेयर का रिकमेंडेड प्राइस एक साल में 806 हुआ, और हम इधर 6-12 महीने में 20%, 40%, 60% पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग एसएमएस एडवाइस देते हैं। और रिजल्ट न्यूज अच्छे तो वापस उसको खरीदने के कंटिन्यूस एसएमएस ईमेल रहते हैं, और वो अगर हम एग्जिट करें तो दूसरा स्टॉक इन करते हैं। अब जैसे ये महिंद्रा लॉजिस्टिक जब हमने रिकमेंड किया तो 13 कैश पी था, ऑलमोस्ट वो आगे 25-30 कैश पी हो गया, तो कॉस्टली स्टॉक भी एग्जिट एट 800। अब ये वापस 400 के करीब है। बेचारा क्रूड ऑयल भी बहुत महंगा हुआ ना, लॉजिस्टिक में वो फ्यूल कॉस्ट होती ना बड़ी, बट अपना अगर रिटर्न भी अच्छा आ जाए और एडवर्स कंडीशन आगे देख ले ओवर वैल्यूएशन पे, तो एग्जिट कर लेना चाहिए। टाटा पावर 94 रुपीज का शेयर, ये ऑलमोस्ट 4-5 महीने में 267 हुआ है, 184% रिटर्न है। तो ये भी 15 स्टॉक के हाईएस्ट रिटर्न से, सारे में दिखा नहीं सकता यहाँ। देन ये आपको ब्रीफ रिपोर्ट हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड के स्कीम के भी रिटर्न है। लार्ज कैप में प्रूडेंशियल ब्रिज 1.5 साल के अंदर 66% रिटर्न है। बैंकिंग फाइनेंस सर्विस का सेक्टोरल इंडेक्स के ऊपर का म्यूचुअल फंड 82% रिटर्न है, और स्मॉल कैप का 121%। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास सटीक नॉलेज है स्टॉक मार्केट का, तो 40%, 30-40% ही पैसा म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, और 60-70% पैसा ये डायरेक्ट लगाना चाहिए शेयर मार्केट में। अच्छा ट्रेडिंग स्टॉक, अच्छा आईपीओ, अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर लेना चाहिए। और मैं जैसे शुरुआत में कहा, सबसे ज्यादा धन निर्माण और ज्ञान निर्माण आपका इन्वेस्टमेंट अप्रोच से ही होगा, जहां आप प्रॉफिट के लिए ही प्रॉफिट लेना चाहते। हमारे इधर रिकमेंडेशन में इतने जल्दी लॉस में एग्जिट नहीं होता। पोर्टफोलियो 15-20 स्टॉक का है तो स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप न्यू रिजल्ट देखते हैं तो उसको होल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे 30-40% घाटे में बेचे, 40-60% प्रॉफिट में बेचे, और उसके प्लस माइनस करके रिटर्न निकालने के बैठ रहे हो, रिटर्न नहीं आएंगे ज्यादा आपके। इसलिए लेते वक्त ही स्टडी करना चाहिए कि क्या ये स्टॉक रियल टाइम में हेवी चांस से प्रॉफिट देगा, न्यूज अच्छे, रिजल्ट अच्छे, वैल्यूएशन अच्छा है क्या। आपको मैं एक आध दूसरे मेरे छोटे से 1-2 इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट बताता हूँ। रिलायंस जियो अच्छा है क्या? रिलायंस जियो, रिलायंस इंडस्ट्री अच्छी है क्या? हाँ, जियो अच्छा है। इसका शेयर कब लेना चाहिए था, है ना? आप एक जस्ट जनरली एक एग्जांपल के तहत लेना, ये रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट है। 2008 से लेके 2016 तक ये साइडवेज है। टेक्निकल की भाषा में इसको हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल ट्रायंगल। और फिर 2016 के बाद तेजी है। तो ये पूरा वो पीरियड है जहां जियो का कमर्शियल लॉन्च है। रिलायंस जियो रिलायंस इंडस्ट्री की है ना। अब मेरा तो शेयर मार्केट में कंटिन्यूस पीरियड चल रहा है, तो मेरे अकाउंट में रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर देखो, 2010 में है 5-5, 1,072 और 980 पे। वापिस 2011 में बाएंगे, वापिस 2012 में बाएंगे, 2014 में बाएंगे, 15 में बाएंगे, 15 में वापिस बाएंगे। सेलिंग का है 1077, फिर वापिस बाइंग का है 1016, जब वहां उन्होंने कमर्शियल प्लान लॉन्च किए थे, 3-4 महीने के एक साथ लॉन्च किए थे ना, 84 डेज वाला प्लान, वॉइस फ्री, डाटा चार्जेबल। वापिस इसको खरीदा 1060 पे, बेचते वक्त 1100 पे, बीच में बोनस भी दिया था इस शेयर्स ने, तो ये 1600 पे बेचने के बाद उसका बोनस हुआ था, तो वापिस 800 हुआ। ये कब का पार्ट है? 2017 का। अब उसका मेरा लास्ट सेलिंग 950 है। 950 अगर बोले तो 1900 होता है आज के तारीख का। ओके, और मेरा लोएस्ट बाइंग अगर पकड़े ना रिलायंस का, क्या है, तो लोएस्ट बाइंग प्राइस 974 है, 974 है समथिंग, मतलब आज की 450 होती है वो, 2016 की। अब इस पीरियड में जियो के पहले रिलायंस जियो क्या करने वाली है भविष्य पता है, क्योंकि कंपनी अनाउंस करती रहती है। तो मेरे पास 10-20 शेयर थे, वो खो गए शेयर कोई 1000-1500, और वो ऑलमोस्ट शेयर मैंने
700-800 हजार पे बाय करके इनडायरेक्टली 1600-2000 के करीब उसको बेचे। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा भी करते हैं, सही वक्त पे न्यूज पता है, तो पहले से ही पैसे लगा के ढेर सारे पैसे बनते हैं। तो शॉर्ट टर्म भी करो, लॉन्ग टर्म भी करो, स्टोरी मार्केट के कंपनियों की पहचानो, मार्केट की स्टोरी मत जानो। क्रूड ऑयल कितना ऊपर नीचे होगा, इन्फ्लेशन कितना ऊपर नीचे होगा, उससे तुम्हारा कोई स्टॉक का 100% फंडामेंटल क्रिएट नहीं होता। मैंने जब रिलायंस खरीदा था तो उसकी मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 1.1 थी। इतने लोएस्ट रेट पे रिलायंस मैंने खरीदा है, और वो बेचारा ग्रो कर रहा था, लेकिन प्रॉफिट इतना साइजेबल ग्रोइंग नहीं था, क्योंकि जिस दिन रिलायंस के ऑयल गैस टेक्सटाइल के प्रॉफिट के साथ जब टेलीकॉम का प्रॉफिट जुड़ा है ना, तो वो हेवी प्रॉफिट रहा है, और तब ग्रोथ है ये एक्चुअली प्राइस। आप देखो एक जुबिलेंट लाइफ साइंस है, ये शेयर आप देखेंगे तो 26 रुपए से शेयर 1036 हुआ है। ये कब का पार्ट है? 2013 का। अब मेरे पास भी ये शेयर कोई 350 से बाइंगे, 175 से बाइंगे। फिर सेलिंग कहाँ है? 390 पे है, 600 पे है, 835 पे भी सेलिंग है। ओके, तो जस्ट अगर आप अच्छे स्टॉक्स हो तो उसको 2-3 साल खरीद के बेच भी सकते हैं। अनेक बार कोई स्टॉक आपको 3 महीने में बेचना है, 6 महीने में बेचना है, कोई साल भर में बेचना है, कोई 2 साल में बेचना है। मिक्स बैक सेक्टर होंगे, मिक्स बैक फंडामेंटल होंगे। कोशिश करना सबसे पैसे कमा के आना, मोस्ट लाइकली इतना सॉलिड स्टडी वाले सेक्टर पहले उठाओ, कंपनियां उठाओ। या आप देखो ये कंपनी है अशोक लेलैंड, ये मैंने कब खरीदा है? 2013 में इसको खरीदा है 514 पे, 14 में खरीदा है 317.5 पे, फिर खरीदा है 15 पे। अब ऑलमोस्ट मेरे 1000 शेयर का बाइंग प्राइस है 16, और मेरी सेलिंग प्राइस क्या है? 76 से लेके 91। मतलब मामूली से दिखने वाले मेरे 16,000 90,000 तक भी कन्वर्ट हो सकते हैं विद इन 1 ईयर। 14 से लेके 15, जो ट्रेडिंग में रिटर्न नहीं आ सकता ना, ऐसा तो इन्वेस्टमेंट में आता है। अशोक लेलैंड 2013 मनमोहन सिंह के जाने का और मोदी का आने का ये पीरियड था, और ये पूरी कमर्शियल व्हीकल की कंपनी, बस और ट्रक की। तो जब आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालेंगे, पैसे बनाएंगे, तो पॉसिबल है कि आज अगर मैं अपने लाइफ में देखता हूं कि दिस इज माय इन्वेस्टमेंट, लुक ये टाटा पावर है जो हमने रिकमेंड किया था यहाँ लोगों को 90 पे। मैंने खरीदा 107 पे मार्च में, खरीदता कब तक रहा? सितंबर में। मतलब केवल 6 महीने। बेचना चालू कब किया? अक्टूबर में। खत्म कब किया? फरवरी में। विद इन 1 ईयर लोएस्ट बाइंग 107 है, हाईएस्ट सेलिंग 235 है, और 3,09,000 का प्रॉफिट बुक्ड है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने 3 लाख कमाने के लिए लगाए कितने? अब ये 1200, 700, 1900 और 1800, 3,700 शेयर से ही है। 3,700 को अगर आप 120 से मल्टीप्लाई करें तो कम से कम 4.5-5 लाख होते हैं। तो 5 लाख लगा के 3 लाख में 1 साल के अंदर हो सकता है कि 60-70% रिटर्न है ओवरऑल, गुड और बैड। तो 60% रिटर्न ज्यादा हो सकता है अच्छा, या फिर 3 लाख रिटर्न हो सकता है अच्छा। लेकिन नया व्यक्ति यही बोलता है क्या सर आपको 5 लाख लगाने पड़े थे इसलिए 3 लाख मिले, रुपीज वाली भाषा। हाँ, 60% रिटर्न अच्छा है। अब मेरे जो 5 लाख है ना, वो 2022 में शेयर मार्केट का पहला साल है, इसलिए प्रोड्यूस नहीं हुए थे। जो पहले हमारे इन्वेस्टमेंट तुम आप देख रहे हो कि 2013 में मेरे पास अशोक लेलैंड है, या उसके पहले रिलायंस है, दीज आर वेरियस स्टॉक्स है। ऐसे अगर हम कंटिन्यूस पैसे लगा रहे हैं तो फिर रोटेशन में आगे पैसे बढ़ते हैं। मतलब आज के 10,000, कल के 50,000, फिर 2 लाख है। आज आप 100 शेयर लेंगे तो आगे पैसे कमा के 500,000 शेयर में कन्वर्ट होते हैं। खाली पीली आप 20 साल इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों होल्ड करते हैं, जो आपको ये भी नहीं पता है कि वो पैसे कहाँ लगाते हैं? तो यहाँ तो हम पता तो कर सकते हैं ना, क्यों खरीदना है, क्यों बेचना है, क्यों रखना है, प्राइस कैसे बनेगी, क्यों इसको एग्जिट करना है, क्यों दूसरे सेक्टर में आना है, क्यों कंपनी को रोटेट करना है ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में। तो आपका रीजन बेस्ड रोटेशन है और मनी ग्रोथ होता है। तो आप बिल्कुल मत सोचो कि आज आपके पास कितने पैसे हैं। मैं तो सलाह की 2 लॉजिक किसी को यूज करना चाहूंगा। सलाह किसको चाहिए? जिसको समझता नहीं उसको सलाह चाहिए। सलाह किसको चाहिए? कम पैसे उसके पास कि ज्यादा पैसे उसके पास, दोनों को। जिसके पास ज्यादा पैसे, समय नहीं, पैसे और बढ़ाने, एडवाइस चाहिए। और जिसके पास पैसे कम है तो उसको बैडली एडवाइस चाहिए, क्योंकि कम पैसे आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी आप छोटे किस्म की कंपनियां, कोई भी कंपनियां लेंगे तो पैसे नहीं ग्रो होते हैं। आपको सटीक एडवाइस चाहिए कि यही क्वालिटी स्टॉक ये लो, 30-40% बढ़ेगा आपका। तो 10,000 के 14,000, 4%, 4,000 एक्स्ट्रा बढ़ते हैं आपके। तो सलाह आपको हर पेज में काम पे आती है। तो आई होप सो दोनों का यूज करो। स्टॉक मार्केट, गुड रिटर्न, फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाओ, फाइनेंशियल प्लानिंग करो। इफ यू फील कि मुझको एक एडवाइस की जरूरत है, कि एडवाइजर की जरूरत है जो हमारे साथ मिल बैठ के सोच के काम आगे बढ़ाए, देन यू स्टार्ट विद अस, और जिससे आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी प्रॉफिटेबल ही हो सकती है।